तो ये स्टोरी होने वाली है हमारे हीरो सनरन के बारे में, जो कि एक स्लम एरिया में पैदा हुआ था। लेकिन वो एक स्लम एरिया में पैदा होने के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और वो एक गेम चीटिंग एक्सपर्ट भी है और वो बहुत सारे वर्चुअल दुनिया में घूमते फिरता है, लेकिन अपने आइडेंटिटी को चेंज करके। तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं आदमी को जो हमारा सनरन ही होता है और वो अपने गेमिंग कैरेक्टर में होता है और वो भोला होता है। कैसा लगता है जब कोई अपनी जिंदगी को 10,000 साल जी लेता है? और ये सवाल ऐसा है जिसका आंसर मेरे पास आज तक भी नहीं है, और बस इसीलिए नहीं क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को रिडिकुलस समझता हूँ, बस इसीलिए क्योंकि मेरी जिंदगी अभी खत्म होने वाली है और 10,000 साल इतने अच्छे से रहने के बाद जो वर्चुअल दुनिया में हुआ था उसके बाद और उतने में हमें उस वर्चुअल दुनिया को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं एक नदी को और बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ों को और उड़ते हुए टापू को, और उस जगह का नाम होता है पेंगजू और साल होता है 880वां। और उतने में हम देखते हैं हमारे हीरो सनरन को, वो एक लड़की के साथ होता है और वो लड़की को बोल रहा होता है, वाओ वाओ तुम मेरे को बाहर बस यही देखने के लिए लेके आए हो। और उतने में सनरन देखता है 2 आदमी पानी के अंदर कुछ छोड़े होते हैं। वो देख के वो बोलता है ये दोनों ब्रेड उस पानी को काला और गंदा कर रहे हैं उस आई शोर का यूज करके। और वो देख के बाहुआ भी बोलती है क्या मेरा आँख मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है क्या? कोई कैसे चारकोल को धो सकता है रिवर वाटर में, और कैसे वो लोग उस चीज को साफ करने वाले हैं। उन दोनों की बात सुन के वो आदमी बोलता है तुमको कैसे पता होगा बिना कुछ ट्राई करे ही, और चारकोल बेचने से हमें बहुत ही अच्छा पैसा मिलता है अगर वो साफ हो तो। और वो सुन के सनरन बोलता है मैं पिंगजू, और पिंगजू सनरन का इन गेम नेम होता है। मैं 880 साल जी चुका हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी भी नहीं देखा कि कोई चारकोल को साफ भी कर सकता है। और शायद तुम चीजें इमेजिन कर रहे हो, तो इसको धोना बंद करो और जल्दी से घर निकल जाओ यहाँ से। ये सुन के उनमें से एक आदमी बोलता है, एक बूढ़ा आदमी जो कि जिंदगी के लाइफ और डेथ के नेचुरल लॉ को स्केप करता आया है इतने सालों से, ये बात तो बहुत ही ज्यादा बिजायर है चारकोल को धोने से भी। और फिर दूसरा आदमी बोलता है तो पिंगजू तुमने जब ये एडमिट कर ही लिया है तो क्यों ना अब तुम हमारे साथ आओ। ये सुन के पिंगजू बोलता है तुम्हारे साथ, लेकिन कहाँ? और उतने में हम देखते वो आदमी अपनी पावर को चार्ज कर लेते हैं और बोलते हैं नर्क में हमारे साथ। और फिर वो दोनों अपने पावर का यूज करके एक बड़ा सा बाउंडर बना के पिंगजू पे अटैक कर देते हैं। और वो देख के पिंगजू बोल रहा होता है मैं बहुत ही ज्यादा केयरलेस था, लेकिन तुम दोनों ब्रेड क्या सोच रहे हो, तुम मेरे को इतने आसानी से हरा दोगे? और तब बोलते ही पिंगजू भी अपने पावर को निकाल लेता है और उन दोनों का पावर पूरा कैंसिल हो जाता है। और हम देखते हैं पिंगजू बहुत बड़े बड़े ड्रैगन, टाइगर और भी दूसरे जानवर को समन कर लेता है अपने पावर से। और हम देखते हैं पिंगजू के पावर को वो दोनों आदमी बिल्कुल भी झेल नहीं पाते और वो बोल रहे होते ये बहुत ही ज्यादा खराब है, हम इतना ज्यादा हाईली स्किल नहीं झेल सकते हैं और मैं इसको ज्यादा देर तक रोक के नहीं रख सकता। उतने में वो आदमी बोलता है क्यों न्यादिंग, क्या तुम हमारी मदद नहीं करोगे? और वो नाम सुनने के बाद उसके मुंह से पिंगजू थोड़ा हैरान हो जाता है और वो मनी मन सोचता है जाओनिंग ये तो मेरे वाइफ का मैडन नेम है, इन दोनों को इस नाम के बारे में कैसे पता? और तुम्हें पिंगजू की वाइफ पीछे से आके उसके कान में बोलती है इतने सालों से मैंने बस तुम्हें 2 बच्चे ही नहीं पैदा करके दिया है, मैंने तुम्हारे रियल नेम के बारे में पता लगा लिया है और तुम्हारा नाम सनरन है ना, और तुम उजिया डिस्ट्रिक्ट के फ्लोर नंबर 1 पे रहते हो, तो फिर चुपचाप से हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी रियल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। आता सुनते ही पिंगजू उधर से हट जाता है और बोलता है शाओनिंग क्या तुम भी एक इन्फोर्सर हो? और वो सुन के चुनिंग हंस देती है ही। और तुम्हें वो 2 आदमी बोलते हैं यही हमारा चांस है, अटैक करो। और तुम्हें वो दोनों बहुत ही खतरनाक अटैक कर देते हैं पिंगजू के ऊपर। और फिर पिंगजू वापस से अपनी रियल दुनिया में आ जाता है और वो बोल रहा होता है हाँ मेरा रियल नेम सनरन है और मैं ऐसा प्लेयर हूँ जो वर्चुअल दुनिया में छुपते फिरता है, और जब भी मैं वर्चुअल दुनिया में होता हूँ मैं बिल्कुल इनविंसिबल बन जाता हूँ, मगर रियल वर्ल्ड में मैं एक अंडर क्लास का पार्ट हूँ। और उसके अलावा मेरा रिएक्शन टाइम और मेरा स्पीड बहुत ही ज्यादा है और मैं थोड़ा गुड लुकिंग भी हूँ। लेकिन मैं मेंशन करना भूल ही गया मेरे गॉड टियर कंजक्शनल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि है कंजक्शनल हार्ट डिजीज। मैं किसी भी वक्त मर सकता हूँ और रियल वर्ल्ड में मेरा तो कोई विश्वास नहीं करेगा अगर मैं उनको बताऊंगा कि मैं वर्चुअल दुनिया में बहुत ही बड़ा बिग शॉट हूँ। बिग शॉट का मतलब यह है कि बहुत ही बड़ा प्लेयर, लेकिन इस वर्ल्ड में बहुत सारे हादसे होते रहते हैं और मैं भी उन्हीं हादसों में से एक हूँ। और पूरे 30 बिलियन ह्यूमन लिविंग बींग्स रहते हैं इस पूरे सोलर सिस्टम में, और जो लिविंग बींग्स हैं उन लोगों ने खुद को डेवलप करा अर्थ, मून, मार्स, जुपिटर के मून में रहने के लिए। लेकिन इतना ज्यादा पॉपुलेशन बहुत ही मुश्किल है हैंडल करना, यहाँ तक कि सोलर सिस्टम के लिए भी। तो फिर लोगों के बीच में रिसोर्सेज के लिए फाइट को रोकने के लिए फेडरेशन ने वर्चुअल दुनिया को डेवलप करा, जो कि ज्यादातर मैनकाइंड को अलाउ करता है कि वो लोग नई जिंदगी को जिए उस वर्चुअल दुनिया में, और वैसा करने से उनका थोड़ा सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है इस रियल वर्ल्ड से। और अभी से 10 साल पहले इस वर्चुअल दुनिया का जन्म हुआ था और मैं इस पल का बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं भी उस वर्चुअल दुनिया में जाना चाहता था। और मेरे सुपीरियर गेम एक्सपीरियंस होने के कारण मैंने बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर डिवाइन आर्टिफैक्ट को ढूंढ लिया था, जिसका नाम है
द जेड बटरफ्लाई ऑफ क्रिएशन। और फिर मैंने उस डिवाइन आर्टिफैक्ट के रॉ डाटा के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करके सक्सेसफुली रिवर्स कर दिया, और जिससे मेरे को हाईएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव राइट मिल गया अर्थ ऑयल पे। और अर्थ ऑयल उस वर्चुअल दुनिया का नाम है, और जिससे कि मैंने अपने रास्ते के सारे रुकावटों को उस अर्थ ऑयल से हटा दिया, और फिर मैं उस वर्चुअल दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेट क्रिएटर बन गया, सभी रूल्स के भी ऊपर। दूसरे शब्दों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीट यूजर। और मैंने एक्सपीरियंस करा है ऐसे लाइफ स्पॉन को जो कि 10,000 साल पुराना है, वो भी मेरे पिछले 10 साल की जिंदगी में। और जो वर्चुअल दुनिया का टाइम रेट होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है रियल वर्ल्ड से। और इतने डजन सालों में मैं किसी से भी पकड़ा नहीं गया, और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं आज एक्सपोज हो जाऊंगा, और वो भी एक हैकर की तरह। और मेरा रियल आइडेंटिटी भी एक्सपोज हो गया, और ये बिल्कुल इस तरह है कि कोई तुम्हें स्ट्राइक कर रहा है और तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को सभी को दिखा रहा है। तो कैसे मैं कब एक्सपोज हुआ? तो फिर सोच सनरैन, सोच, तू ऐसे नहीं हार सकता बिना कुछ जाने ही। और तभी सनरैन को याद आता है और वो बोलता है हाँ ये पक्का मेरे वेडिंग के रात का हुआ होगा, जब मेरे को अचानक से हार्ट अटैक आ गया था रियल वर्ल्ड में, और फिर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था इस वर्चुअल दुनिया से, और मेरे पास उस टाइम टाइम भी नहीं था मेरे सारे कनेक्शन इन्फॉर्मेशन को मिटाने के लिए। तो शायद तभी मैं एक्सपोज हुआ हूँगा। यार ये डैम कंजेशनल हार्ट डिजीज। और तभी सनरून का सिस्टम उसे बोलता है सनरून तुमको वर्चुअल दुनिया के एडमिनिस्ट्रेटिव HQ से ईमेल आया है एक। वो सुन के सनरून बोलता है क्या ईमेल? और फिर वो उस ईमेल को देखता है और उसमें लिखा हुआ होता है ये सारे लिस्ट है तुम्हारे क्राइम के जो तुमने कमिट करा है वर्चुअल वर्ल्ड में। तो फिर उन सभी क्राइम्स के लिए तुम्हारे पनिशमेंट को भी इसके साथ इंक्लूड करा गया है। वो देखने के बाद सनरून बोलता है ये क्या हो रहा है? और फिर हम देखते हैं उस ईमेल में और भी बहुत कुछ लिखा होता है। सनरून जो कि एक 24 साल का जॉबलेस आदमी है जो कि सोया के डिस्ट्रिक्ट के फर्स्ट फ्लोर में रहता है, और उसका पहला क्राइम है कि उसने वर्चुअल दुनिया में 800 साल से भी ज्यादा जिंदगी बिताया है। तो फिर उसके कॉम्पोजिशन फीस के तौर पे उसको 900 मिलियन से भी ज्यादा कॉम्पोजिशन फीस पे करना पड़ेगा। और वो अमाउंट सुनने के बाद सनरून का हालत बहुत ही खराब हो जाता है, और वो बोलता है क्या 900 मिलियन? और ये तो इतना बड़ा अमाउंट है कि डिस्ट्रिक्ट 55 एक महीने में ट्रेड करता है इतना, और मेरे को तो सालाना 2000 क्रेडिट पॉइंट ही मिलते हैं बेनिफिट के तौर पे। तो फिर मैं कैसे इसको पे करूंगा? क्राइम 2, तुमने वर्चुअल दुनिया में रेप करा और तुम्हारे टोटल 49 वाइफ्स थे, और तुमने इलीगल तौर पे शादी करा उन सबसे, और उन 49 में से 3 ने एक्शन लेने से मना करा है, लेकिन बाकी के जो 46 है उन लोगों ने कॉम्पोजिशन फीस के लिए डिमांड करा है जितना उनको डैमेज पहुंचा है। और अगर तुम 1% कॉम्पोजिशन फी भी पे नहीं कर सकते तो तुम्हारे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा नजर रखेगा। तो अभी के लिए गुड बाय। ये सुन के सनरन बोलता है रुको, मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिनको अब्सटेंड करा गया है एक्शन लेने से, तो क्या तुम मेरे को बता सकते हो जिन लोगों ने अपने चार्जेस को पे नहीं करा उनके साथ क्या हुआ है? फिर वो सिस्टम बोलता है नहीं हम बता नहीं सकते क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है। और फिर सनरन अपने गेमिंग कंट्रोल को नीचे रख देता है और बोलता है बाय। और फिर वो एक चेयर में बैठ के सोच रहा होता है मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, AI मेरे हर मूव के ऊपर नजर रख रहा है, और वर्चुअल दुनिया में रिस्क को पुल करना और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। और फिर सनरन अपना सर पकड़ के सोच रहा होता है जो सेंट्रल AI है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है पूरे सोलर सिस्टम का, और वो AI सारे रिसोर्सेज को खुद ही कंट्रोल करता है, और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यार शिट, ये तो अब मेरे को मरने के लिए मजबूर कर रहा है। और फिर सीन चेंज होता है, हम देखते सनरन एक आदमी के पास जाता है उसके पास जॉब मांगने के लिए, लेकिन वो आदमी बोलता है सॉरी मगर हमको माफ कर दो, हम डिसेबल आदमी को काम पे नहीं रखते हैं। और फिर वो दूसरे आदमी के पास जाता है, वो आदमी भी वही बोलता है सॉरी ये तुम्हारा फिजिकल कंडीशन अच्छा नहीं है तो हम तुमको काम पे नहीं रख सकते। और फिर सनरन 2 मेल एस्कॉर्ट के पास जाते हैं, और वो सनरन से बोलते हैं तुम बहुत अच्छे हो और तुम एक छोटे मेल एस्कॉर्ट बन सकते हो, तो क्या तुम एक ट्राई देना चाहोगे? और वो सुन के सनरन मनी मन सोच रहा होता है क्या अब मेरे को एक मेल एस्कॉर्ट बनना पड़ेगा? और फिर सनरन बोल रहा होता है नहीं भले मैं मर जाऊंगा लेकिन मेल एस्कॉर्ट नहीं बनूंगा। और उसके बाद सनरन एक छत के ऊपर आ जाता है वहाँ से कूद के मरने के लिए, और वो बोल रहा होता है तो अब सब कुछ यहीं पे खत्म होता है, मैं पहले ही 10,000 साल जिंदगी जी चुका हूँ, तो मेरे पास इस जिंदगी में और कुछ भी नहीं बचा जीने को, और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है मेरे हार्ट डिजीज को ठीक करने के लिए, और क्या पता मैं नेचुरल केस के चलते सेकंड राउंड में ही मर जाऊँ, तो फिर अच्छा ही होगा कि मैं अपना दिल का सुन के मर जाऊँ। और सनरून ये सब सोच ही रहा होता है कि उतने में सनरून के पीछे से एक लड़की आती है, और वो सनरून से बोलती है बास्टर्ड क्या तुम वहाँ से जंप करने का तो नहीं सोच रहे हो है ना? और वो आवाज सुन के सनरून पीछे मुड़ के उस लड़की को देखता है,
और फिर हम देखते उस लड़की को और वो लड़की बहुत ही सुंदर होती है और वो सनरन से बोल रही होती है, तुम हार्टलेस आदमी, तुमने मेरे को बोला था कि तुम मेरे साथ बड़े होगे और तुम अभी सुसाइड करने का सोच रहे हो और मेरे को अकेले छोड़ने का। और फिर सनरन वो सुन के उस लड़की से बोलता है, कौन हो तुम, शायद तुमने मेरे को कोई और समझ लिया है और कोई चांस ही नहीं है कि तुम जैसी सुंदर सी लड़की मेरे से आके बात करेगी, वो भी रियल वर्ल्ड में। तो अभी मैं बिजी हूँ तो मेरे को मरने दो अभी। और वो सुन के वो लड़की अपने बालों को पीछे करती है और वो देख के तुरंत सनरन को कुछ याद आता है और वो बहुत ही हैरानी के साथ बोल रहा होता है, क्या तुम मेरी पहली वाइफ हो उस वर्चुअल दुनिया के? ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, है ना? और बोला जाए तो जो प्लेयर होते हैं वर्चुअल दुनिया में जाने से पहले अपने करंट मेमोरी को स्टील कर लेते हैं और जिससे उनको ब्रांड न्यू लाइफ को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, जिससे उनको पूरा रियलिस्टिक फील होता है और उनको लगता है कि वो दोबारा से रीइंकार्नेट हुए हैं और शायद उसने उस चीज को बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले लिया है, अब ये मेरे लिए मुसीबत बन सकता है। और उतने में वो लड़की बोलती है, चलो अब यहाँ से मेरे कार में बैठो। ये सुन के सनरन बोलता है, तुम्हारा कार, लेकिन कहाँ? और हमने जो अपनी जिंदगी बिताया था वो बस गेम में ही था और वो सब बात पास्ट की है, तुमने शायद इस चीज को सीरियसली ले लिया है। और ये सुन के वो लड़की बोलती है, कोई मूर्ख ही होगा जो इस चीज को सीरियसली लेगा, तो जल्दी से कार में बैठो और हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। और उतने में वो लड़की आके अपने कार के अंदर बैठ जाती है और सनरन बोल रहा होता है, हॉस्पिटल, लेकिन क्यों? फिर वो लड़की बोलती है, तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए। और तो सुनते ही सनरन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो भी आके कार में बैठ जाता है। और फिर सनरन उस लड़की से बोल रहा होता है, एक ऑर्गेनिक हार्ट की कीमत 30,000 क्रेडिट पॉइंट है और ये बिल्कुल भी सस्ता नहीं है, तो तुम मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सुन के वो लड़की सनरन से बोलती है, तुम उस गेम के अंदर 800 सालों से छुपे हुए थे, तो मैं देखना नहीं चाहती कि एक टैलेंट ऐसे ही वेस्ट हो जाए। और वैसे भी वो 30,000 क्रेडिट पॉइंट तो लोन है जो कि तुम बाद में जाके फ्यूचर में चुकता करोगे मेरे को। और फिर वो लड़की सनरन से पूछती है, तुम कितने ज्यादा क्रेडिट पॉइंट की उधारी में हो जिसके वजह से तुमने सुसाइड कमिट करने का सोचा? ये सुन के सनरन उस लड़की से बोलता है, अरे ज्यादा नहीं है, बस 900 मिलियन है। और इतना बड़ा अमाउंट सुनते ही उस लड़की का भी हालत खराब हो जाता है और वो तुरंत ही अपने कार को रोक देती है। और फिर वो लड़की सनरन से बोल रही होती है, हाँ तुम सही में बहुत बड़ी चीज हो और लगता है अभी के लिए तुम मेरे साथ ही फंसे हुए रहोगे। और फिर वो लड़की अपने सिस्टम में कुछ करते हुए सनरन से बोलती है, मेरे पास एक परफेक्ट जॉब है तुम्हारे लिए और वो जॉब तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारे सारे उधार चुकता करने के लिए, वो भी बहुत ही जल्दी। तो अभी मैं तुमको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, मेरा नाम है लान जिन और मैं एक इन्फोर्सर अलायंस की पार्ट हूँ और मैं एक डार्क स्टिल लेवल इन्फोर्सर हूँ। और वो सुनने के बाद सनरन थोड़ा हैरान हो जाता है और वो मनी मन सोच रहा होता है, ये एक इन्फोर्सर है। और फिर सनरन बोल रहा होता है, जैसी वर्चुअल दुनिया का जन्म हुआ उसी के साथ अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन भी इमर्ज हुए और उन लोगों ने अलग अलग टाइप के चीट सिस्टम को डेवलप करा और उन चीट सिस्टम का यूज करके प्लेयर्स को अलग अलग टाइप का पावर मिल जाता है अलग अलग वर्चुअल दुनिया में। और जैसे ही कोर सिस्टम को लागू करा गया तो फिर जितने भी चीट सिस्टम होते हैं उन सबको बैन कर दिया गया था और फिर जितने भी सेल होते थे चीट इंजन के वो सब बन गए ग्रे एरिया। और वे जो लोग भी उस चीट इंजन का यूज करते हैं वर्चुअल दुनिया के बैलेंस को खराब करने के लिए, उन सभी लोगों को हम डिस्ट्रॉयर बुलाते हैं। और फिर उन डिस्ट्रॉयर से लड़ने के लिए फिर इन्फोर्सर्स का जन्म हुआ और उसके बाद गेम कंपनीज ने सारे इन्फोर्सर्स को हायर करा और फिर उन लोगों ने थोड़ा छूट दे दिया इन्फोर्सर्स को चीट इंजन को यूज करने के लिए, जिससे कि वो उन डिस्ट्रॉयर्स का सामना कर पाए। और फिर सनरन उस लड़की से बोलता है, तो तुम मेरे से ये चाहते हो कि मैं एक ग्लोरियस इन्फोर्सर बन जाऊं और मैं तुमको पहले से वार्निंग दे दूं कि मैं एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस चीट यूजर हूं और जिसको सेंट्रल एआई मॉनिटर कर रहा है हर टाइम। और क्या तुमको जरा सा भी डर नहीं लग रहा कि तुम मेरे साथ भी फंस जाओगे? ये सुन के लान जिन सनरन से बोलती है, हम जो इन्फोर्सर्स होते हैं वो लॉ के साथ होते हैं, तो फिर सेंट्रल एआई हमारे लॉफुल एक्शन के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा और वैसे भी मेरे को तो एक असिस्टेंट की जरूरत है, क्या तुम बनना चाहोगे फिर? और ये सुन के सनरन मनी मन सोच रहा होता है, मेरे को फिर से एक हेल्थी हार्ट मिल जाएगा और मैं दोबारा से अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को एंजॉय कर पाऊंगा। और फिर सनरन लान जिन से बोलता है, हा हा हा, इससे कोई बेटर ऑप्शन है क्या मेरे पास? और तुमने बहुत ही सही इंसान को चुना है और मैं तुम्हारे लिए काफी से भी ज्यादा रहूंगा और जो मेरा मरने वाला टाइम था वो जा चुका है अब। तो तुम जानना चाहते हो कैसा लगता है 10,000 साल जिंदगी जी के? उसका आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मैं और 10,000 साल जिंदगी जीना चाहता हूँ। और फिर सीन चेंज होता है और हमको कॉमन ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट 55 को दिखाया जाता है जहाँ की लान जिन का घर होता है और हम देखते हैं सनरन दीवार पे लगे हुए लान जिन के एक फोटो को देख रहा होता है
ये क्या है, एक जेनिथ का फोटो, और ये चीज तो हर कोई ड्रीम करता है और लैंजिन ने इसको पास करा हुआ है। और उतने में लैंजिन आ जाती है और वो अपने साथ एक चेयर को लेके आती है और वो सनरन को बोल रही होती है हमारा बजट बहुत ही ज्यादा लो है, तो अभी हमको इस रेगुलर सेंसनल चेयर से काम चलाना होगा, लेकिन तुम्हारा हार्ट कैसा है वैसे अभी। और फिर सनरन अपना टी शर्ट ऊंचा करके लैंजिन को दिखा रहा होता है और वो बोल रहा होता है मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ और आजकल टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा एडवांस हो चुका है और एक हार्ट प्लांट सर्जरी को करना कितना ज्यादा आसान हो गया है। और फिर लैंजिन बोलती है तो ठीक है, फिर अभी हम हेडक्वार्टर से कनेक्ट करेंगे, तो फिर तुम्हें अभी लिविंग रूम में ही रहना होगा और मैं अपने रूम में होंगी, तो हिम्मत भी करना मेरे रूम के अंदर आने की। और फिर लैंजिन अपने रूम के अंदर जाके दरवाजा बंद कर देती है और बाहर से सनरन ये देख के बोलता है हम दोनों 10 साल से साथ में रह चुके हैं वर्चुअल दुनिया में, तो इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। और फिर सनरन जाके उस चेयर में बैठ के अपने सिस्टम में लॉगिन कर लेता है और फिर वो वर्चुअल दुनिया में पहुंच जाता है। अब वो देख के सनरन बोल रहा होता है ये क्या है, लेकिन उतने में वहाँ पे लैंजिन भी आ जाती है और वो बोलती है इन्फोर्सर्स अलायंस का हेडक्वार्टर है और ये रूबिक क्यूब ऑफ ऑर्डर है और 5 मिलियन से भी ज्यादा इन्फोर्सर्स है अलायंस के अंदर और ये क्यूब सारे वर्चुअल दुनिया का बैलेंस बनाए रखता है। वो सुन के सनरन बोलता है वाह ये कितना ज्यादा अमेजिंग है और जितने लोग भी अलायंस के अंदर है वो ये सब बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना पेट भरना है। और मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि टॉप में बैठे हैं लेकिन उनका स्किल भी उतना ज्यादा अमेजिंग नहीं है। हमारे टीम का नाम रोज है और हम टीम मेंबर है, अब तुम चौथे टीम मेंबर हो गए हो, तो चलो मैं तुमको लेके चलती हूँ उन सबसे मिलाने के लिए। ये सुन के सनरन बोलता है बाकी टीममेट्स की क्या जरूरत है, मैं और तुम ही काफी है। ये सुन के जिन बोलती है मेरे को एक बहुत ही अच्छे प्लेयर की जरूरत है और हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता चीट करने में और 8000 साल जिंदगी बिताने में एक गेम के अंदर, और मैं दिल से एक एक्सपीरियंस्ड और स्किल प्लेयर का वेलकम करती हूँ जैसे कि तुम। ये सुन के सनरन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है हा 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 800 साल नहीं 1000 साल, और तुम बहुत ही सही आदमी के पास आए हो जेनियर। और वो सुन के जिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो सनरन से बोलती है तुमको किसने परमिशन दे दिया मेरे को वैसे नाम से बुलाने की, तुम मेरे को जेनियर नहीं बुला सकते, तुम बस मेरे को लैंजिन ही बुलाओ। और वो सभी लोग मेरे बेस्टीज है तो उन लोगों के ऊपर हाथ डालने की हिम्मत भी मत करना। और उसके बाद वो दोनों अपने बेस पहुंच जाते हैं और फिर सनरन जिन से बोल रहा होता है क्या होगा अगर वो दोनों मेरे को सीधा मारने लग जाए तो। ये सुन के जिन बोलती है नहीं मैं वो अलाउ नहीं करूंगी। और जैसे ही सनरन अंदर जाता है वो उन दोनों को देख के हैरान हो जाता है और वो बोलता है ये तुम लोग हो। और हम देखते दो लड़कियों को, उनमें से एक बोल रही होती है हबी तुम आ गए, और फिर जिन बोल रही होती है मेरे को इंट्रोडक्शन करने दो इन दोनों का। ये है कीर, इसका कोड नेम है पर्पल रोज, और ये जो कीर होती है ये सनरन की 49th वाइफ होती है वर्चुअल दुनिया में, और इसका नाम है बेटेंग्यून और इसको हम प्यार से यून्यून बुलाते हैं, और इसका कोड नेम है वाइट रोज। और ये जो यूनियन होती है ये सनरन की 48th वाइफ होती है वर्चुअल वर्ल्ड में। और मेरे बारे में तो तुमको पता ही है, मैं लैंजिन और मैं रेड रोज हूँ, और लैंजिन सनरन की पहली वाइफ होती है वर्चुअल दुनिया में। और वो बोल रही होती है हम तीनों आयरन लेवल के इन्फोर्सर है। और वो सुन के सनरन मनी मन सोच रहा होता है तो अच्छा यही तीनों है जिन्होंने मेरे ऊपर कोई चार्जेस नहीं डाले थे। और फिर सनरन उन दोनों से बोल रहा होता है चलो एक दूसरे के बारे में थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। मिस टेंग्यून और मिस खेर आप दोनों से मिलके मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और वो सुन के टेंग्यून बोलती है आप बहुत ही ज्यादा पोलाइट हो मिस्टर सन। और फिर सनरन कीर से बोलता है तो मिस कीन आप बेडरूम में उस टाइम कैसे थे। और इतना सुनती कीर को गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है चुप हो जा तुम। और फिर कीन वहाँ से जाते हुए बोलते हैं चलो ठीक है अब थोड़ा काम कर लेते हैं। और फिर हम देखते वो सभी एक साथ बैठे हुए होते हैं और जीन अपने सिस्टम के अंदर देख रही होती है। और फिर वो सनरन से बोलती है सनरन तुम अभी एक ट्रेनी इन्फोर्सर हो, तुमको क्वालिफिकेशन अकोमोडेट करना पड़ेगा और तुम हमारा मिशन तभी ज्वाइन कर सकते हो जब तुम एक आयरन लेवल में प्रमोट हो जाओगे तब। वो सुन के सनरन बोलता है तो मैं ये कैसे करने वाला हूँ अब। और फिर जिन बोलती है अभी जितने भी फ्रेशली न्यू वर्चुअल दुनिया को क्रिएट करा गया है तुम वहाँ पे जाके क्वेस्ट पूरा करोगे, और मैंने तुम्हारे लिए चीजों को पहले से तैयार करके रखा है। और मेरे को एक कमीशन आ रखा है सूर्य वर्चुअल कंपनी से और उनके वर्चुअल दुनिया का नाम ड्रैगन एज है। और फिर जीन सनरन को सारी डिटेल्स दे देती है और फिर सनरन बोल रहा होता है तो वहाँ पे क्या गलत है। और फिर जीन बोलती है वो वर्चुअल दुनिया 6 मंथ पहले बना है और उसमें बहुत ही छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लेकिन हाल ही में वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स और इवल स्पिरिट्स बहुत ही ज्यादा आ गए हैं वहाँ पे, और वहाँ पे लोग तरह तरह के चीट इंजन को यूज कर रहे हैं। लेकिन उन सबसे भी डेंजरस प्रॉब्लम यह है कि एक डिस्ट्रॉयर ने उस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर द
द जायंट डिवाइन ड्रैगन के ऊपर काबू कर लिया है। और जो सूर्य कंपनी है उनको शक है कि ये उनके राइवल कंपनी का काम है, तो इसलिए उन लोगों ने बहुत ही पावरफुल इन्फोर्सर्स को हायर कर रखा है उस ड्रैगन को स्ले करने के लिए। ये सुन के सन्नन खुश हो जाता है और वो बोलता है, ओ ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, और तो क्या मैं अभी एक ड्रैगन स्लेयर बन जाऊं। ये सुन के जिन बोलती है, ना तुमको ड्रैगन को मारने की जरूरत नहीं है, सोर्ड कंपनी ने पहले से ही बहुत सारे ब्रॉन्ज लेवल इन्फोर्सर्स को भेज रखा है उस ड्रैगन को मारने के लिए, तो तुम्हारा टास्क ये है उन लोगों को असिस्ट करना, और ये तुम्हारा इन्फोर्सर का क्वालिफिकेशन का भी ट्रायल है। और फिर सन्नन बोलता है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा। और फिर जिन बोलती है, वहाँ बस उस ड्रैगन को ही मारना है, तो तुम लोग जितना जल्दी करोगे उतना ही अच्छा होगा, और तुमको इस काम के लिए 500 क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे। और वो सुन के सन्नन बोल रहा होता है, 500 ये तो बहुत ही ज्यादा सस्ता है, लेकिन ये सेंस बनाता है क्योंकि इस वर्चुअल दुनिया में जितने भी टीम्स होते हैं उनके लेवल के हिसाब से कैटेगराइज करा जाता है उन लोगों को। और यहाँ पे आयरन, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड जैसे लेवल होते हैं, और उन लोगों को उनके लेवल के हिसाब से वर्चुअल दुनिया दिया जाता है। और ये जो रोज ऑफ थ्रोन है ये तो वैसे भी आयरन लेवल के ही है, तो इनका कॉम्पोजिशन फेज भी बहुत ही ज्यादा कम है। और वैसे भी मैं पहले की तरह अपने चीट को इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन ये प्रोटेक्शन का काम उतना ज्यादा भी हार्ड नहीं है। और फिर सन्नन जिन से बोलता है, तो चलो पेपर को साइन करते हैं जीनर। और वो नाम सुन के जीनर मुंह फुलाते हुए बोलती है, मैंने तुमको कितनी बार बोला है थोड़ा सीरियस हो जाओ, मेरे को जीनर नाम बोल के मत बोलो इन लोगों के सामने। और फिर जीनर उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है और बोलती है, नहीं मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और सन्नन बोल रहा होता है, तुम ले लो, सबके सब अर्निंग ले लो, फ्यूचर में मैं तुम पे भरोसा करूंगा मेरे पे रिलाई करने के लिए, और वैसे भी तुमने मेरे को मरने से बचाया। ये सुन के जीन उस एग्रीमेंट को साइन कर देती है और वो बोल रही होती है, ठीक है तो मैं इस अमाउंट को अपने पास ही रखूंगी, लेकिन जब चाहिए होगा मेरे से मांग लेना। और फिर सन्नन मुस्कुराते हुए बोलता है, अब जब मैंने तुमको ये अर्निंग दे ही दिया है तो तुम्हारी मर्जी, तुम इस अर्निंग के साथ कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा हस्बैंड सब कुछ का ख्याल रख लेगा अच्छे से। और फिर सन्नन आंख मारता है जिन को, और जिन वो देखती है उतने में साइड से खीर देख के बोलती है, सिस्टर जिन क्या तुम अपने ख्यालों में खो जा रहे हो, हम यहाँ पे कमीशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और फिर जिन बोलती है, अरे मेरे को माफ करो, मैं किसी चीज के बारे में सोच रही थी। और फिर सन्नन वहाँ से जाते हुए बोलता है, तो ठीक है फिर, अब जब मैंने इस कमीशन को एक्सेप्ट कर लिया है तो मैं जा रहा हूँ बॉडीगार्ड बनने के लिए ड्रैगन एज में। और फिर जिन उसको बोल रही होती है, अपना ख्याल रखना वहाँ पे। उतने में खीर जिन से बोलती है, सिस्टर जिन वो बिल्कुल भी भरोसेमंद आदमी नहीं है और बहुत ही ज्यादा रिस्क है उसके साथ काम करना। और फिर जिन टिंग से बोलती है, तो सिस्टर टिंग तुम क्या सोचते हो, तुम तो लोगों के बारे में अच्छे से जान लेते हो। और फिर टिंग बोल रही होती है, अरे सब कुछ ठीक होगा, मैं उसके साथ 10 साल तक रही हूँ, और भले ही वो दिखने में लापरवाह है लेकिन हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, और वैसे भी तुम दोनों उसके साथ रह चुके हो थोड़े टाइम के लिए, तो तुम दोनों भी बता सकते हो उसके बारे में। और फिर जिन बोल रही होती है, मैंने पिंगजू के स्टेट के बारे में चेक करा, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और ऊपर से वो एक कंट्री का लीडर भी रह चुका है, लेकिन उन 800 सालों में उसने हर बार एक न्यू पार्टनर से शादी करा, लेकिन उसने अपने हर एक पार्टनर को बहुत ही दिल से ट्रीट करा है, और वो सभी लोग अभी तक जिंदा है। और फिर उधर से कीर बोल रही होती है, उसने मेरे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करा था और उसने मेरी हर एक इच्छा को पूरी भी करा था, लेकिन सिस्टर टिंग तुम अपने रास्ते से भटक के उसको डिफेंड कर रहे हो, क्या तुम्हारा इंटरेस्ट है उसके ऊपर। और फिर टिंग बोलती है, वो इतना भी बुरा आदमी नहीं है, और जो 10 साल के मैरिज का जो फीलिंग था वो अभी भी है मेरे अंदर, और ये बोलने के लिए बहुत ही ज्यादा अजीब है, लेकिन मैं उतना भी नहीं बोलूंगी कि मैं उसके ऊपर इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर का कुछ बता नहीं सकती। और फिर कीर बोलती है, मेरे को लगता है तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन सिस्टर जिन जरूर है इंटरेस्टेड। ये सुन के जिन थोड़ा गुस्से से बोलती है, नहीं कुछ भी अच्छा नहीं है उस आदमी के बारे में, और उसके बारे में छोड़ो, अब हम अपने मिशन के ऊपर ध्यान देते हैं। अभी हम देखते हैं जन को घर को, जहाँ पे हम देखते हैं सनरुन अपने उस चेयर से उड़ जाता है और सनरुन जिन के दरवाजे के लॉक को खोल लेता है, और वो बोल रहा होता है, ये कॉम्बिनेशन का लॉक कितना ज्यादा आसान था मेरे लिए। और हम देखते हैं जिन को वो एक ट्यूब के अंदर होती है जिसको कनेक्ट करके वो वर्चुअल दुनिया में जाती है, और जीन पूरी नेकेड होती है, और उसको देख के सनरुन बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे बस तुमको देखने के लिए आया था, और तुम्हारे पास 32 ट्रेजिक पॉइंट बचा हुआ है, और तुमने अपने सारे अर्निंग को मेरी जान बचाने के लिए यूज कर लिया, और तुमने मेरे से कोई एग्रीमेंट भी साइन नहीं कराया। क्या तुम्हें जरा से भी डर नहीं है कि मैं भाग जाऊंगा करके, लेकिन मैं कभी भी नहीं भूलूंगा जो तुमने मेरे लिए करा है वो सब। ऐसा बोलते ही वो उस दरवाजे को बंद करके बाहर आ जाता है, और फिर सनरुन अपनी गेमिंग कंसोल को कनेक्ट कर लेता है, और वो बोल रहा होता है, अगर तुम जेनिथ में जाना चाहते हो तो मैं पक्का एफर्ट डालूंगा पैसा बनाने के लिए। और फिर वो उस कंसोल को स्टार्ट करते हुए बोलता है, हियर आई कम्स ड्रैगन एज। और जैसे सनरुन उस वर्चुअल दुनिया में एंटर करता है, वो देखता है वो कहीं और ही पहुंच चुका होता है, और वो देख के बोल रहा होता है, क्या मेरे को अभी ड्रैगन एज में नहीं होना चाहिए था, क्या किसी ने मेरे कनेक्शन के साथ इंटरप्ट करा है। तो अभी जो कल्प्रिट है वो बहुत ही ज्यादा हाईली स्किल्ड होगा,
और अभी हम देखते लड़के को वो बोल रहा होता है, हेलो सनरून, तुमसे यहाँ पे मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। और वो सुन के सनरून मन ही मन सोच रहा होता है, इसको तो मेरे रियल नेम के बारे में पता है और अब बहुत देर हो चुका है डिस्कनेक्ट करने के लिए। फिर सनरून उससे बोलता है, तुम कौन हो? और फिर वो लड़का अपना सर झुकाते हुए बोलता है, मेरे को अपना इंट्रोडक्शन देने दो, मैं हूँ अर्थ का सेंट्रल AI और जैसे कि तुम बहुत ही डेंजरस चीट यूजर हो तो मैं तुम्हारे हर एक मूव के ऊपर नजर रखने वाला हूँ और अगर मैं नहीं होता तो तुमने जो एग्रीमेंट साइन करा है लैंजिन के साथ वो कभी पास ही नहीं होता। और वो सुन के सनरन बोलता है, तुम सेंट्रल AI हो? हाँ, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और मेरे को तो लगा था कि तुम कोई एनिमी हो। और इतने में वो सेंट्रल AI चुटकी बजाता है और वहाँ पे 2 चेयर ला देता है और वो बोलता है, तो चलो हम सीधा पॉइंट पे ही आते हैं, तुम बहुत ही ज्यादा जीनियस हो गेम के अंदर और तुम अर्थ ऑयल के अंदर लोगों को चीट इंजन के बारे में सिखा रहे थे और जिससे कि बहुत सारे कॉन्साइटेड डिसपाइल क्रिएट हो गए और उन लोगों ने खुद को सैन समझ लिया, फिर जिससे कि उन लोगों ने गेम के रूल को इग्नोर मानना शुरू कर दिया और एकदम मन मर्जी से रहने लग गए। और अगर इस चीज को साइड में रखे कि जो प्रोवाइडर है अर्थ ऑयल का वो उन लोगों से क्रेडिट पॉइंट को कलेक्ट नहीं कर पा रहा और उस चीज से उन लोगों के बीच में बहुत ही बड़ा लड़ाई होना स्टार्ट हो गया। और ये बिल्कुल ऐसा है कि एक बड़ा सा धमाका अर्थ ऑयल को कभी भी तबाह कर सकता है। और फिलहाल अभी 10 बिलियन से भी ज्यादा प्लेयर है अर्थ ऑयल के अंदर और ये बहुत ही ज्यादा टर्बुलेंस पैदा कर सकता है रियल वर्ल्ड में भी और उन सभी के जड़ बस तुम ही हो। और ये सुन के सनरन बोलता है, तुम मेरे से चाहते क्या हो? ये सुन के वो AI बोलता है, तुम्हारे पास बस 2 ही ऑप्शन है, पहला कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे, फिर तुमने जो कुछ भी करा है उस सब चीजों के लिए हम तुमको टेररिस्ट घोषित कर देंगे और उसके बाद में मिलिट्री सैटेलाइट को एक्टिव कर दूंगा और मेरे एक उंगली के इशारे में वो लैंजिन और तुम्हारे रियल बॉडी को रियल वर्ल्ड में खत्म कर देगा। और ये सुन के सनरन का हालत खराब हो जाता है और वो बोलता है, क्या? और दूसरा, तुम हमारी मदद करोगे उन सारे सेंस को मिटाने के लिए तो फिर हम अर्थ ऑयल में कंट्रोल कर पाएंगे अच्छे से और तुम्हारे जितने भी डेप्थ है सबको माफ कर दिया जाएगा। और तुम ये चाहते हो ना कि तुम लैंजिन के साथ आराम से जेनिथ के अंदर रहो तो भी तुम दोनों के लिए वहाँ पे जगह भी दे दिया जाएगा। और फिर सनरन बोलता है, मेरे पे अभी उतना हाई लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव राइट नहीं है और वैसे भी मेरा जेड बटरफ्लाई क्रिएशन जा चुका है और भले ही मेरे को सभी ऑर्गेनाइजेशन के चीट इंजन के बारे में पता है लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं यूज नहीं कर सकता उसको क्योंकि मेरे पे रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं और वैसे भी जो मेरे डिसपाइल्स है वो बहुत ही ज्यादा कनिंग है और फिर मेरे को गोल्ड लेवल इन्फोर्सर में प्रमोट होना पड़ेगा और वो भी साधारण तरीके से अर्थ ऑयल में घुसने से पहले जिससे अलार्म बजने का चांस बहुत ही ज्यादा कम होगा। लेकिन मेरे को तुम्हारे कॉर्पोरेशन की जरूरत पड़ेगा। और फिर वो यही बोलता है, अरे ये सब तो हो जाएगा और मैं तुम्हारे परचेज रिकॉर्ड को टेम्पर कर दूंगा और मैं तुम्हारे चीट इंजन को लीगल कर दूंगा जिससे कि तुम उसको यूज कर पाओगे और कोई अनवांटेड सिचुएशन ना हो तो उसके लिए हमने पहले से ही अर्थ ऑयल के टाइम को बहुत ही ज्यादा स्लो कर दिया है। आज तुम्हारे पास अभी 1 साल है पूरी तैयारी करने को और वो 1 साल अर्थ ऑयल के 100 साल के बराबर है और अब तुम्हारा आइडेंटिटी बहुत ही ज्यादा क्लासिफाइड है, हमारे अलायंस का टॉप सीक्रेट में से एक है और तुम्हारे सारे डेटा और रिकॉर्ड को पूरी तरीके से मिटा दिया गया है। और फिर सनरन बोलता है, मेरे को पहले गॉड लेवल इन्फोर्सर बनना है और दूसरा मेरे को उस ड्रैगन एज के मिशन को पूरा करना है जिससे कि मैं पूरा कर लूंगा इन्फोर्सर का क्वालिफिकेशन। और फिर वो सेंट्रल AI एक टेलीपोर्ट खोल लेता है ड्रैगन एरा में जाने के लिए और वो देख के सनरन बोलता है, तो ठीक है फिर। और फिर सनरन उस टेलीपोर्ट के अंदर जाने से पहले बोल रहा होता है, मेरा परमिशन लेवल 1 का ही है जिससे कि मैं चीट इंजन भी लेवल 1 का ही यूज कर सकता हूँ और अब ऐसा लग रहा है कि मेरी सुखभरी जिंदगी एक डिस्ट्रॉय के तौर पे वो अब खत्म हो चुका है और मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रिंसिपल है और मेरे को अभी बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ काम करना पड़ेगा। और फिर वो बोलता है, चलो देखते हैं फिर ये दुनिया कैसा है। और फिर वो टेलीपोर्ट होके उस ड्रैगन एरा में चला जाता है और जैसे वो अपना आँख खोलता है वो बोलता है, आउच कितना दर्द हो रहा है। और हम देखते हैं उसके पूरे बॉडी में चोट के निशान होते हैं और वो बोल रहा होता है, क्या मैं ऐसे प्लेयर के बॉडी के अंदर आ चुका हूँ जिसका प्लेइंग टाइम बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है और इन्फोर्सर्स को ये ट्रूप बहुत ही ज्यादा पसंद है। हाँ, और तभी हम देखते हैं उसके सामने से बहुत ही खतरनाक सा टाइगर आ रहा होता है उस पर हमला करने के लिए और उसको देख के वो बोलता है, यहाँ तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है। और फिर सनरन बोल रहा होता है, ये लोग बस मेरे साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर्ज का जो बॉस है वो देखना चाहता है कि मैं इस वेपन के साथ क्या क्या कर सकता हूँ और ये लोग मेरे एबिलिटीज का टेस्ट लेना चाहते हैं और अगर मैं इस टाइगर को हराने में नाकाम रहता हूँ तब वो मेरे को लात मार के भगा देंगे और जो कमीशन है मेरे को एक फेलियर घोषित कर देंगे। और तो मैं हमको होली पैलेस के बहुत ही नीचे ड्रैगन एज के सुपरविजन हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है और जहाँ पे वो सभी लोग इन्फोर्सर्स के ऊपर नजर रखते हैं और ड्रैगन एज में फिलहाल 359 इन्फोर्सर्स है और तभी उनमें से एक बोलता है, जो नंबर 1 इन्फोर्सर है वो घोड़े के ऊपर से गिर के मर चुका है
और वो एक एक करके सभी इन्फोर्सर्स का नाम ले रहे होते हैं जो कि मर चुके होते हैं। अंत में हम एक मूछे वाला आदमी को देखते हैं जो कि चीफ इंस्पेक्टर होता है ड्रैगन एज का, और उसका नाम होता है चिन हन सिंह। और भी वो बोल रहा होता है इन्फोर्सर बनना इतना ज्यादा आसान नहीं है। और फिर हम देखते सनरन को, वो उस वेपन को देख के बोल रहा होता है ये वेपन मेरे टाइप का नहीं है। और फिर सनरन ड्रैगन एज का एक रूल को सोच रहा होता है, और वो रूल होता है कि वहाँ के जितने भी कॉस्ट्यूम वगैरह होते हैं उन सबका रिस्पेक्ट करना है। और फिर वो बोलता है मेरे को याद है वो जितने भी मेजेस है वो लीगली रहता है यहाँ पे। और में सनरन अपने हाथ से एक मैजिक स्पेल को कास्ट करने लग जाता है जमीन में, और वो बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो। और उतने में हम देखते हैं चीन को, वो अपने सिस्टम में सनरन को देख रहा होता है, और वो बोल रहा होता है ये मरने का एक्टिंग नहीं कर रहा है ना, कितना ज्यादा बेकार सा है ये तो। उतने में वो कुछ नोटिस करता है, वो बोलता है लेकिन रुको। और फिर हम देखते हैं सनरन को, वो अपने स्पेल को जमीन में कास्ट करते हुए बोल रहा होता है मैं अभी के लिए इस चीज को इस्तेमाल करूंगा। और उतने में हम देखते हैं वो टाइगर सनरन के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर हमको चीन को दिखाया जाता है, और चीन को एक आदमी बोल रहा होता है सर वो बच्चा डर गया है ना। लेकिन चीन उस आदमी को बोलता है चुप हो जाओ। और फिर चीन मनी मन सोच रहा होता है तो मेरे को दिखाओ तुम एक मूर्ख हो या तुम सही में एक प्रो हो। और तुम हम देखते हो वो टाइगर जाकर सीधा सनरन के ट्रैप के ऊपर पाव रखता है, और वहाँ से नुकीले बर्फ निकल के आता है, लेकिन टाइगर उसे डॉज कर लेता है। और वो चीट एक लेवल 1 का फॉरेस्ट ड्यून होता है। और तुम्हें सनरन अपने दूसरे स्किल का इस्तेमाल करता है आइस स्टिंग, और अपने हाथों से बर्फ निकाल के हमला कर देता है उस टाइगर के ऊपर, लेकिन वो टाइगर उस अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर सनरन वहाँ से भागने लग जाता है, और वो टाइगर भी सनरन को पीछा कर रहा होता है। और फिर सनरन बोल रहा होता है कितना मूर्ख टाइगर है, ये पक्का मेरे ट्रैप में फंस जाएगा। और तभी हम देखते हैं वो टाइगर सनरन के ट्रैप में फंस जाता है। और सनरन को ऐसा करता हुआ देख हेडक्वार्टर के अंदर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और वो बोल रहे होते हैं वाह कितना ज्यादा कूल बच्चा है ये, और इसने तो कितने छोटे टाइम के अंदर ही 3 स्किल को कास्ट कर दिया। और यहाँ तक कि उस बच्चे को टाइगर के हर एक मूव के बारे में पहले से पता था। और वो देख के चिन बोलता है फॉरेस्ट रूइन और आइस स्टिंग, हाँ ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर चीट है हर एक यूजर के बीच में। और देखने में तो ऐसा लग रहा है इस यूजर को बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, और इसका स्किल भी बहुत ही ज्यादा है, और इसको बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है इन सब चीट्स के बारे में। और फिर चीन एक आदमी से बोलता है उसकी तरफ ध्यान देना, और वो आदमी बोलता है ठीक है। फिर हमको सेंट्रल एआई को दिखाया जाता है, और वो सनरन के सारे पुराने डेटा को इरेज कर देता है और उसके लिए एक न्यू प्रोफाइल बना देता है। और सेंट्रल एआई बोल रहा होता है विकेंड ने तुम्हारे इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर दिया है। और उतने में हम देखते चीन को, वो सनरन के प्रोफाइल को चेक कर रहा होता है, और उसमें लिखा हुआ होता है उसका नाम सनरन है, और वो एक आयरन लेवल इन्फोर्सर होता है, और उसने हाल ही में 2 स्किल को परचेज करा है। पहला स्किल फॉरेस्ट रूइन जो कि लेवल 1 का है, और दूसरा स्किल आइस स्टिंग जो कि लेवल 0 का है। और वो देखने के बाद चीन बोल रहा होता है इसका रिकॉर्ड तो पूरा क्लियर है, और ये एक स्किल्ड मैजिक यूजर है। और फिर वो अपने साथ वाले से पूछता है तो कितने आदमी बचे हुए हैं अब। वो बोल रहा होता है सनरून को छोड़ के 2 और लोग बचे हैं, बाकी के ओरिजिनल 400 को छोड़ के। और फिर चीन वहाँ से जाते हुए बोल रहा होता है तो मेरे को भी उनमें से एक होना चाहिए फिर। और तो उनको सनरून को दिखाया जाता है, और सिस्टम उसको बोल रहा होता है तुमने सक्सेसफुली पास कर लिया है। और फिर वो सिस्टम को चेक करता है, और वो देखता है कि उसके साथ 2 लोगों ने और भी पास करा हुआ होता है। और फिर सनरन उन दोनों की डिटेल के बारे में चेक करता है, और पहले वाले का नाम होता है रम, और वो एक वॉरियर क्लास का होता है, और उसका एबिलिटी होता है कि वो वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो सकता है। और दूसरे वाले का नाम होता है जैस्मिन, और वो एक इल्यूजनिस्ट क्लास की होती है, और उसका एबिलिटी होता है इल्यूजन आर्ट और इनविजिबिलिटी। और फिर सनरन अपने सिस्टम को बंद करते हुए बोल रहा होता है तो चलो फिर अपने कमीशन को स्टार्ट करते हैं। और फिर वो एक बड़े से चट्टान के ऊपर खड़े होकर एक दूसरे टापू को देख रहा होता है, और जहाँ पे हम देखते हैं उस बड़े से ड्रैगन को। और फिर वापस हम सनरन को देखते हैं, और उसका सिस्टम उसे मिशन के बारे में बता रहा होता है। और फिर हमें ड्रैगन एरा के ड्रैगन के बारे में बताया जाता है। वहाँ पे टोटल 3 ड्रैगन है, और जो 3 ड्रैगन होते हैं उनको मार के प्लेयर्स अपने ग्लोरी को बढ़ाते हैं। लेकिन वो जो तीनों ड्रैगन है वो अभी अंडर कंट्रोल में है, जो इस वर्ल्ड का डिस्ट्रॉयर है उसके। और उस डिस्ट्रॉयर ने इन 3 ड्रैगन का यूज करके पूरे वर्ल्ड का बैलेंस को बिगाड़ दिया है। और सनरून ये सब देख ही रहा होता है कि उतने में उसका सिस्टम उसे मिशन के बारे में बताता है, और उसका मिशन होता है कि उसे जल्दी से क्लाउड सिटी में जाना है, और वहाँ जाके उससे बैरन चार्ली से मिलना और उसकी मदद करना है इस सिटी के डिस्ट्रॉयर को खत्म करने में। और फिर सनरून को नोटिस होता है, वो बोलता है डैम ये तो साइन है कि कोई हमारी बातों को सुन रहा था। और जो अपोजिंग डिस्ट्रॉयर है उसके पास भी एक स्किल्ड प्लेयर है। और सर्च कंपनी कितना ज्यादा नाइव है, वो कैसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं जितने भी इन्फोर्सर्स है उनके साथ डाटा लिंक से। तो आप मैं इधर उधर नहीं घूम सकता, मेरे को जल्दी से जाके उन मूर्खों को वार्न करना पड़ेगा। और तो बोलते वो वहाँ से भागने लग जाता है। और फिर उतने में हमको चीन को दिखाया जाता है, उसके साथ वाला उसको बोल रहा होता है चीफ जो नंबर 1 सनरन है वो बहुत ही अजीब तरीके से एक्ट कर रहा है।
और उसने रैंडमली अपने स्पेल को कास्ट करा है फॉरेस्ट में। और ये सुन के चीन बोलता है क्या हो रहा है। उतने में उसका साथ वाला बोल रहा होता है उसने डेटा लिंक को रिजेक्ट कर दिया। और फिर चीन बोलता है उसकी तरफ कैमरा करो। और जैसे वो कैमरा करता है देखता जंगल के बीच में एक मैसेज लिखा हुआ होता है सारे इन्फोर्सर्स बहुत ही डेंजर में हैं। और वो मैसेज देखते चीन का आँख खुला का खुला रह जाता है और वो जल्दी से अपने साथ वालों को बोलता है जल्दी से सिटी के ऊपर मॉनिटर करो। और उतने में हम देखते क्लाउड सिटी के ऊपर एक ड्रैगन ने हमला कर दिया होता है और वो ड्रैगन पूरे शहर को अपने आग से जला रहा होता है। फिर वो हेडक्वार्टर में देख के ये सब बोल रहे होते हैं क्लाउड सिटी में एक ड्रैगन ने अटैक कर दिया है। और हम देखते हैं वहाँ पे लोग भाग रहे होते हैं बचाओ बचाओ बोलते हुए। और फिर चीन अपने साथी एजेंट से बोलता है ड्रैगन बहुत ही जल्दी अपेयर हो चुका है, जल्दी से चार्ली को कांटेक्ट करो। और वो लड़की बोल रही होती है चार्ली का लोडिंग्स डिस्ट्रॉय हो चुका है और उसने डाटा लिंक को भी रिजेक्ट कर दिया है। और फिर उसने हमारे लिए एक मैसेज भेजा है और उस मैसेज में लिखा हुआ होता है मेरे को मिशन के बीच में बेफालतू का डिस्टर्ब मत करना और मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि बस चीजों को देखते रहो और खुद को एक्सपोज मत करना। और वो मैसेज देख के चीन घबराते हुए बोलता है हमने बहुत ही ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर दिया था हमारे अपोनेंट को, वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम ही लोग थे जो लोग केयरलेस थे। और उस क्लाउड सिटी में 30,000 से भी ज्यादा लोग हैं और उस ब्लड ड्रैगन ने तो उनमें से बहुत लोगों को अभी तक मार भी दिया होगा। और अब हमको इसके वजह से बहुत ही ज्यादा लॉस होने वाला है और हमको बहुत ही ज्यादा कॉम्पनसेशन फीस देना पड़ेगा। ये सब काम नहीं करेगा, अब मेरे को किसी भी हालत में जॉब को बचाना होगा। और तुम्हें चीन ऑर्डर देता है डिवाइन पनिशमेंट ब्लास्ट को तैयार करो जिससे कि वो ड्रैगन सीधा आसमान से नीचे गिर जाएगा। चीन का कमांड सुन के वो एजेंट डिवाइन पनिशमेंट को तैयार करने लग जाता है और वो बोल रहा होता है इसको एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा और हमको कुछ तेज इन्फोर्सर्स की जरूरत है इसके चांसेस को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए और जिससे कि हम और भी ज्यादा खतरनाक अटैक कर पाएंगे उस ड्रैगन के ऊपर। और उतने में वो एजेंट बोलता है हमने चार्ली को ढूंढ लिया। और हम देखते हैं चार्ली एक टावर के अंदर छुप के उस ड्रैगन को देख रहा होता है और वो एजेंट बोलता है वो अभी एक क्लॉक टावर के अंदर छुपा हुआ है, क्या वो अटैक करने के लिए वेट कर रहा है डिवाइन पनिशमेंट के साथ। और उसको देख के चीन सोच रहा होता है जो एक प्लेयर का स्ट्रेंथ होता है वो बिल्कुल ही सेम होता है जितना कि उसका रियल वर्ल्ड में स्ट्रेंथ होता है। और भले ही हमने चार्ली को लेवल 3 का डिवाइन वेपन ड्रैगन डिमाइज दिया है लेकिन उसका बॉडी तो अभी भी लेवल 0 का है और वो स्ट्राइक करने के लिए तैयार हो रहा है, तो क्या उसके लिए ऐसा करना सही रहेगा? लेकिन तब तक क्या सिटी रोक पाएगा उस ड्रैगन को? और तो में हम देखते हैं बहुत सारे सिपाही नीचे जमीन से धनुष से हमला कर देते उस ड्रैगन के ऊपर, लेकिन उस ड्रैगन का बाल भी बाका नहीं होता और बल्कि वो ड्रैगन उन सभी लोगों को जला देता है अपने आग से। और दूसरी तरफ चार्ली छुप छुप के उस ड्रैगन को देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है डिस्ट्रॉयर ने इस ड्रैगन के ऊपर कब्जा कर रखा है और ये ड्रैगन लेवल 3 के डेटा से बना हुआ है और 10,000 से भी ज्यादा एरो लगेगा उस ड्रैगन को छोटा सा खरोच देने के लिए भी और कुछ टाइम लगेगा डिवाइन पनिशमेंट के पावर को चार्ज होने के लिए। और हम इन्फोर्सर ऐसे बुजदिल की तरह छुप के नहीं रह सकते, हमको कुछ करना ही होगा। और तुम्हें देखता है वो ड्रैगन उसी की तरफ आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है ड्रैगन इसी तरफ आ रहा है, भले उसका स्केल लेवल 3 का है लेकिन उसका फ्लैश और ब्लड लेवल 2 का ही है, तो मैं उसके आर्मर को अपने ड्रैगन डिमाइज से काट के उसको मार दूंगा। और तुम्हें देखते वो ड्रैगन उसके सामने से गायब हो जाता है। वो बोल रहा होता है वो कहाँ गया? होते में ही वो ड्रैगन नीचे से आके उस टावर को तोड़ देता है और चार्ली तुरंत ही वहाँ से छलांग मार देता है और हम देखते हैं वो ड्रैगन उसी टूटे हुए टावर के ऊपर बैठ जाता है और हम देखते हैं चार्ली वहाँ पे लटका हुआ होता है और वो बोल रहा होता है ये डैम नेस्टी लिजर्ड। और फिर वो देखता है वो ड्रैगन हवा में उड़ जाता है और चार्ली बोल रहा होता है इसने मेरे ऊपर सीधा अटैक नहीं करा, इसका मतलब ये है कि इसको मेरे प्रेजेंस का नहीं पता अभी तक। और फिर चार्ली नीचे पत्थर पे पाँव रख के छलांग मारते हुए सीधा उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है अपने ड्रैगन डिमाइज को लेके और फिर तुरंत ही उस ड्रैगन का सर धड़ से अलग कर देता है और उसके ऊपर जाके उसको लात मार के नीचे जमीन पे गिरा देता है और दूर से सभी लोग उसको देख रहे होते हैं। और फिर वो सभी लोग उस ड्रैगन के पास आते हैं और बोल रहे होते हैं अरे देखो ऊपर देखो हमारा हीरो चार्ली वो हो उसने मार दिया इस ड्रैगन को। और चार्ली उन सबको देख के बोल रहा होता है फ्यू। तभी हम देखते हैं चीन को, वो बहुत ही खुश हो चुका होता है। वो बोल रहा होता है ये हुई ना बात चार्ली, तुम बिल्कुल ही अपने नाम के ऊपर खड़े उतरे हो। और साइड से वो एजेंट बोल रहा होता है चीफ हमारा डिवाइन पनिशमेंट रेडी हो चुका है। और फिर चीन उसको बोलता है अभी के लिए डिवाइन पनिशमेंट को स्टैंड बाई पे रखो और जैसे ही वो 2 ड्रैगन दिखे उनको तुरंत ही मार गिराओ। और वो बोलता है हमारा लॉस क्या है? फिर वो एजेंट बोलता है 1000 लोगों से भी ज्यादा मारे गए हैं और उन लोगों ने जो गेम टाइम को परचेज करा था उनका भी यूज नहीं कर पाए वो लोग। और फिर चीन बोलता है तो हम कितने लोगों को रिवाइव कर सकते हैं? फिर वो एजेंट बोलता है 800 लोगों को हम रिवाइव कर सकते हैं और बाकी के 100 जो है पूरे राख में मिल चुके हैं।
और फिर चीन बोलता है चलो ठीक है फिर चलते हैं, जितने भी 100 लोग मारे गए उन सबको हम कॉम्पिटिशन फीस दे देंगे और उनको गेम टाइम दे देंगे। उतने में एक एजेंट बोलता है चीफ जो बाकी के 3 ट्रेनी हैं उनको भी पीछा करा जा रहा है और जो स्टेज 3 का हीरो है उसको स्टैप करके मार दिया गया है और जो इल्यूजनिस्ट जैस्मिन है अपने इल्यूजन का यूज करके वहाँ से भाग गई है और दूसरी तरफ सनरन को एम्बुश करा गया है। और उतने में हम देखते सनरन को उसके सामने बहुत सारे स्केलेटन्स वॉरियर होते हैं और फिर उन सभी में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्केलेटन जो उनका बॉस होता है वो सनरन से बोलता है तुम क्या सुसाइड कमिट करोगे या तुम्हें मैं नरक के दर्शन कराऊं। और वो सुन के सनरन बोलता है हाँ तुम डिस्ट्रॉयर बहुत ही जल्दी एक्ट करते हो और मेरे को भी बहुत सारे स्पेल्स आते हैं तो क्यों ना आज मैं तुमको दिखाई दूं। और ये सुन के वो डिस्ट्रॉयर हंस देता है हाँ तुम अपने लेवल 0 के आइस स्टिंग और लेवल 1 के फॉरेस्ट रूइन से मेरे साथ लड़ोगे। मेरे पास तो लेवल 2 का स्टाफ भी है जिससे मैं अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता हूँ, तो तुम अब क्या करने वाले हो। उतने में वो डिस्ट्रॉयर अपने सारे स्केलेटन को ऑर्डर दे देता है और वो सारे स्केलेटन सनरन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और वो पीछे से बोल रहा होता है मेरा आर्मी तुम्हारे पूरे चीथड़े कर देगा अब। लेकिन उतने में सनरन अपने आइस स्टिंग का यूज करके सभी पे हमला कर देता है और उसने पहले से ट्रैप बिछाया होता है अपना, और जैसे वो स्केलेटन अटैक करने आते हैं वो सभी के सभी उस बर्फ में जम जाते हैं। और फिर सनरन गोल घूमते हुए वो अपने बर्फ को फायर करता है और वो सभी गोली की तरह जाकर उन सभी स्केलेटन को तबाह कर देता है। और फिर सनरन जाके उस बर्फ के चट्टान के ऊपर खड़े हो जाता है और वो देख के वो डिस्ट्रॉयर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलने लग जाता है मेरे स्केलेटन भले ही बहुत ही ज्यादा कमजोर है लेकिन इतने सारे स्केलेटन के साथ एक साथ लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मगर उसने बड़े आराम से अपने आइस स्टिंग का यूज करके उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया और वो तो बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा और उसको बहुत ही अच्छे से मैजिक को कंट्रोल करना आता है। और में वो डिस्ट्रॉय अपनी छड़ी का यूज करते हुए बोलता है भले ही एक चींटी अपने डेथ के लिए कितना ज्यादा स्ट्रगल कर ले लेकिन लास्ट में उसको मरना ही पड़ता है। और में वो बोलता है बाहर आओ मेरे चैंपियन, और फिर वो अपनी छड़ी का इस्तेमाल करके एक पोर्टल खोल देता है। और उतने में हम देखते उस पोर्टल के अंदर से एक बड़ा सा जाइंट निकल के आता है और उसको देख के सनरन बोलता है लेवल 2 का जाइंट। हाँ। और उतने में वो जाइंट सनरन के ऊपर अटैक कर देता है और सनरन उसको अपनी तरफ आता हुआ देख अपने आइस स्टिंग से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके बर्फ का उस जाइंट के ऊपर कोई भी असर नहीं होता बल्कि वो जाइंट आते ही सनरन के ऊपर अटैक कर देता है और उसके नीचे के सारे बर्फ को तोड़ देता है। लेकिन सनरन वहां से जंप मार के उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन तभी जितने भी छोटे स्केलेटन्स होते हैं सनरन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन सनरन उन सभी को अपने आइस स्टिंग से अटैक करता है और अपने पाव से और भी ज्यादा ट्रैप बनाने लग जाता है और उस ट्रैप में वो बड़ा सा जायंट का पाव फंस जाता है। अब वो सब देख के चीन बोल रहा होता है मेरे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, उसने इतने सारे फ्रॉस्ट रूइन अटैक को इतने प्रिसाइजली एक्टिव करा, वो भी अपने पाव का यूज करके, वो भी इतने खतरनाक बैटल के बीच में। उतने में एक एजेंट चीन से बोलता है सर सनरन लेवल 1 के परमिशन के साथ फाइट कर रहा है, उस लेवल 2 के जायंट के साथ हमको उसको लेवल 2 का पाम दे देना चाहिए। ये सुन के चीन बोलता है नहीं रुको थोड़ी देर, मैं देखना चाहता हूँ वो और कितना ज्यादा कर सकता है, और अगर तुम उसके पाम्स को इंक्रीज करोगे तो वो और भी हाई लेवल स्पेल्स को यूज कर पाएगा, लेकिन उसके लिए उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा कंट्रोल और मैनिपुलेशन डेटा का यूज करना होगा। और वो बच्चा बहुत ही अच्छा कर रहा है और उसके पास 2 स्किल्स है अभी, उसको और भी ज्यादा पम्प्स देना अच्छा नहीं रहेगा। और हम देखते हैं वो डिस्ट्रॉयसन उनको बोल रहा होता है तुम दिन में सपने देख रहे हो है ना, तुम अपने लेवल 1 के फॉरेस्ट यून का यूज करके मेरे लेवल 2 के जायंट को ऐसे ही हरा दोगे। लेकिन सनरन को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी की तरफ बढ़ रहा होता है और वो देख के वो डिस्ट्रॉय बोलता है देखने में तो ऐसा लग रहा है वो इंसान मेरे जायंट को पीछे रोक के रखना चाहता है और पहले मेरे को मारना चाहता है, लेकिन मैं उसको ऐसा करने नहीं दूंगा। और वो इसे बोल ही रहा होता है कि उतने में सनरन अपने आइस स्टिंग से उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो बड़े मुश्किल से उस अटैक को डॉज करता है, लेकिन उसके पीछे जितने भी स्केलेटन्स होते हैं सब मर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वो डर के मारे एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। और सनरन के उस अटैक को देखने के बाद वो डिस्ट्रॉयर बोलता है यार ये तो अपने सिंपल से आइस स्टिंग को एक स्नाइपर राइफल की तरह यूज कर रहा है, और अगर मेरे रिफ्लेक्सेस तेज नहीं होते तो मैं तो वहीं पे खत्म हो जाता। और वो सोच रहा होता है मेरे पास अभी भी पूरा एक आर्मी पड़ा हुआ है स्केलेटन्स का, तो मैं अभी के लिए इसी पत्थर के पीछे छुपे रहूंगा और मैं देखूंगा वो इन सर्कमस्टेंस में क्या करता है। और तो हम देखते वो जायंट अपना पाव छुड़ा के सीधा सनरन की तरफ भागने लग जाता है उसको मारने के लिए। और ये देखने के बाद वो एजेंट चीन से बोलता है सर हम और ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते, और चीन भी बोलता है जल्दी से उसको लेवल 2 का पंच दो। लेकिन उतने में हम देखते हैं सनरन अपने एक हाथ से अपने फॉरेस्ट रूइन और अपने दूसरे हाथ से आइस स्टिंग का यूज कर रहा होता है, और सनरन को ऐसा करता देख चीन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है और वो बोलता है
क्या ये अपने एक हाथ से आइस स्टिंग और दूसरे हाथ से फ्रॉस्ट रूइन को यूज कर रहा है? और हमने तो अभी तक उसके पम्प्स को इंक्रीज भी नहीं करा और उसके पास तो कोई मैजिकल छड़ी भी नहीं है, तो वो ये सब कैसे कर रहा है? और फिर चीन के साइड से एक फीमेल लेजेंड बोलती है ये कोई 2 स्पेल एक साथ कास्ट नहीं कर रहा है, वो तो 0.1 सेकंड में एक के बाद एक स्पेल को यूज कर रहा है। और फिर चीन बोलता है ये तो लेवल 1 के पम्प्स को लेवल 2 के पम्प्स की तरह यूज कर रहा है, ये बंदा कितना ज्यादा स्किल्ड है। लेकिन एक लेवल 1 के स्पेल को कास्ट करना, वो भी अपने लेवल 0 के बॉडी के साथ, ये तो पूरा मौत के साथ खेलने जैसा हुआ। और हम देखते सनरुन को वो चिल्लाते हुए अपने स्पेल को कास्ट करता है और सीधा जमीन में मार देता है और तभी वो जायंट भी सनरुन के ऊपर अटैक कर देता है। और तब हम देखते हो जायंट के पाँव के नीचे बर्फ आ जाता है और सनरुन बोल रहा होता है मेरे को नहीं लगता कि मैं आज यहाँ पे मरने वाला हूँ। और उसके तुरंत बाद ही वहाँ पे बहुत ही बड़ा सा बर्फ का चट्टान बन जाता है और वो देख के डिस्ट्रैक्ट हंसते हुए बोल रहा होता है हा वो तो बहुत ही खतरनाक सा अटैक था, वो बास्टर्ड पक्का मर गया होगा। लेकिन उतने में उस बर्फ के अंदर से आइस स्टिंग निकल के आता है और इस डिस्ट्रॉय का सर धड़ से अलग कर देता है। और तुम्हें हम देखते सनरुन को वो हंसते हुए बोल रहा होता है मेरे को नहीं लगा था कि तुम इतने आसानी से मेरे चाल में फंस जाओगे। और फिर हम देखते सनरुन के पीछे उस बड़े से जायंट को वह पूरा बर्फ से जम चुका होता है और सनरुन बोल रहा होता है ओह देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मैं जीत चुका हूँ। और हम देखते हैं वो डिस्ट्रॉय मर चुका होता है और फिर उसके जितने भी स्केलेटन्स और जायंट होते हैं सब गायब हो जाते हैं। और सनरुन को उस डिस्ट्रॉय को मारता हुआ देख हेडक्वार्टर में सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो चिल्ला के बोल रहे होते हैं ओहो। और चीन खुश होकर बोल रहा होता है ये कितना शांत, इंटेलिजेंट और बर्फ की तरह कोल्ड है और ये बच्चा तो एक जीता जागता मिसाल है आइस मेज का। और फिर वापस हम देखते सनरुन को वो उस डिस्ट्रॉय के बॉडी के पास जाके उसका मैजिक छड़ी ले लेता है और वो बोल रहा होता है इस ड्रेन समनर के पास तो कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये मैजिकल छड़ी काम कर जाएगा मेरे लिए और इसकी मदद से मैं खुद को इंजर्ड नहीं करूंगा जब मैं लेवल 2 और उसके नीचे के स्पेल को कास्ट करूंगा। और ये बहुत ही ज्यादा बेकार है क्योंकि मेरे पास कोई भी अभी तक लेवल 2 के स्पेल्स नहीं है, तो फिर मैं इस छड़ी के पूरे ताकत को इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन होता है मैं ही सूरज कंपनी खुश होके सनरन को लेवल 2 के पम्प्स दे देते हैं और उसको प्रमोट करके आयरन लेवल इन्फोर्सर बना देते हैं और उसको कंट्रीब्यूशन फीस 500 से बढ़ा के 2000 कर देते हैं और उसके लिए मिशन कंट्रीब्यूशन एवोल्यूशन सिस्टम को एक्टिव कर देते हैं। ये सुन के सनरन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है ऑसम। और ये जो एवोल्यूशन सिस्टम है बहुत ही ज्यादा वंडरफुल है और ये बस ऑफिशियल इन्फोर्सर्स को एक्सेस दिया जाता है और ये इसका यूज करके मेरे कंट्रीब्यूशन को एवोल्यूट कर देगा और जितना हायर कंट्रीब्यूशन होगा उतना हायर फी होगा और उतने ज्यादा पैसे होंगे मेरे पास। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ब्रॉन्ज इन्फोर्सर क्या कर रहे होंगे अभी सिटी में। आज तो बोलते वो सिटी के लिए निकल जाता है और जैसे वो सिटी के गेट में पहुंचता है वो देखता है ड्रैगन का कटा हुआ सर उसी गेट के ऊपर लगा हुआ होता है। वो देख के सनन बोल रहा होता है ओह कट तो बहुत ही ज्यादा क्लीन है, ये चार्ली का सही में अच्छा है। तो अभी के लिए मैं ग्राउंड 0 में जाके चेक करता हूँ वहाँ पे किसी लीड के लिए। और सनरन वहाँ पे जाके उसके जमीन को चेक करने लग जाता है। वो बोल रहा होता है ये तो पूरा डेविरिस और सॉचेड है। और तुम्हें सनरन के पीछे से आवाज आता है गिव अप कर दो और सनरन पीछे मुड़ के अपने गॉड गेज स्किल का यूज करके देखने लग जाता है और वो देखता है जैस्मिन को और जैस्मिन सनरन से बोल रही होती है मैंने इस जगह को बहुत ही अच्छे से सर्च कर लिया है और ये पूरा जगह जल के राख बन चुका है, तो यहाँ पे कोई भी लीड नहीं है। और सनरन उसको देख के मन ही मन सोच रहा होता है ये तो बस उसका क्लोन है, वो पक्का कहीं आसपास ही छुपी होगी। ऑफिसर ने उससे बोलता है अगर तुमको कुछ बोलना है तो मेरे सामने आके बोलो, वैसे मेरा नाम रसेल है और जो रसेल नेम होता है सनरन के इस दुनिया का नेम होता है। और वो सुनने के बाद जैस्मिन खुद ही सामने आ जाती है सनरन के और फिर वो आके सनरन से बोलती है मेरा नाम जैस्मिन है और मैं एक एस्कॉर्ट गार्ड हूँ। और जो चार्ली है वो एक ब्रॉन्ज इन्फोर्सर है, अगर वो छुपने गया होगा तो उसने अपने पीछे कोई भी क्लू नहीं छोड़ा होगा। और ये सुनकर सनरन भी बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, यहाँ पे तो कोई भी निशान नहीं है। और फिर सनरन वहाँ से उठ के जैस्मिन से बोलता है हम दोनों ही बहुत ही दूर से ट्रेवल करके आए हैं यहाँ पे, तो मैं पक्का श्योर हूँ कि तुम भी बहुत ज्यादा थक गए होगे, तो फिर क्यों ना हम दोनों जाके थोड़ा रेस्ट ले ले। और ये सुन के जैस्मिन भी बोलती है चलो चलते हैं। और फिर वो दोनों शहर में आ जाते हैं और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं खाना खाने के लिए। उन दोनों को वेटर्स देख के बोलती है हेलो सर आपका स्वागत है। और सनरन बोलता है 2 लोगों के लिए खाना लगा दीजिए। लेकिन उतने में ही जैस्मिन सनरन से बोलती है रुको, तुम पूरे रास्ते भर में आते आते चार्ली के बारे में पूछते रहे और तुमने हम दोनों को बहुत ही ज्यादा एक्सपोज कर दिया है इतनी भीड़ भाड़ वाले जगह में।
और क्या तुमको नहीं पता, उस डिस्ट्रॉयर ने बहुत ही ज्यादा असैसिन को हायर कर रखा है हम लोगों को मारने के लिए, और उनमें से बहुत लोगों ने अभी तक तो हमारे ऊपर नजर रख के रखा होगा। ये सुन के सन्नन बोलता है, अरे तुम थोड़ा रिलैक्स करो, बहुत सारे गार्ड अभी ड्यूटी में है इस सिटी में, और वो असैसिन पक्का हमें पब्लिक के बीच में नहीं मारेगा। हमारा जब ध्यान थोड़ा भटकेगा तभी वो आएगा हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, तो फिर उसके लिए हमें थोड़ा केयरफुल रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और वैसे भी चार्ली छुपा हुआ है और हम दोनों खुला घूम रहे हैं, और ये उसके लिए एक सिग्नल होगा। अभी वो दोनों जाके एक टेबल पे बैठ जाते हैं, और जैस्मिन बोल रही होती है हमें कितने देर और वेट करना पड़ेगा, और सन्नन बोलता है जब तक चार्ली नहीं आ जाता। और फिर जैस्मिन बोलती है, क्या तुम श्योर हो कि हमें और ज्यादा वेट करना चाहिए चार्ली के लिए, क्योंकि हम जितना ज्यादा वेट करेंगे उसके लिए उतने ज्यादा ही असैसिन यहाँ पे आ जाएंगे। ये सुन के सन्नन बोलता है, असैसिन तो कब कहाँ पहुंच चुके हैं यहाँ पे, वो तो सही टाइम का वेट कर रहे हैं हमारे ऊपर स्ट्राइक करने के लिए। ये सुन के जैस्मिन बोलती है, क्या तुमने पहले ही पता लगा लिया है उन असैसिन्स के बारे में? और सन्नन बोलता है, अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। और फिर सन्नन मन ही मन सोचने लग जाता है, ये लड़की बहुत ही ज्यादा तेज है और इसको सिचुएशन के साथ डील करना बहुत ही अच्छे से आता है, लेकिन इसके अंदर एक्सपीरियंस की बहुत ही कमी है। और उतने में वहाँ पे वेट्रेस आ जाती है और वो खाना सर्व करते हुए बोल रही होती है, हेलो सर, एंजॉय योर मील। और फिर सन्नन पर्स निकाल के उसको टिप दे देता है, और वो देख के जैस्मिन बोल रही होती है, ये पर्स तो मेरा है। अभी वो वेट्रेस फ्लाइंग किस देते हुए सन्नन को बोलती है, थैंक यू। और वो देख के सन्नन का मुंह लाल हो जाता है और वो हंस रहा होता है, ही। और दूसरी तरफ जैस्मिन गुस्से से उसके हाथ से उसका पर्स छीन लेती है, और वो बोल रही होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे को फ्लड करने के लिए यूज करने की, अब तुम मेरे पैसे मेरे को वापस दोगे। और फिर सन्नन एक बोतल को अपने हाथ में लेके बोलता है, तुम्हारी जिंदगी से मैं इसको रिपे करूंगा। और फिर सन्नन उस बोतल के अंदर के लिक्विड को उस खाने के ऊपर डालता है, और वो खाने से धुआं निकलने लग जाता है। वो देख के जैस्मिन बोल रही होती है, अरे ये तो पॉइजन है, लेकिन मैंने तो अपने मैजिक से पहले इसको चेक करा था, इसमें तो पहले कोई पॉइजन नहीं था, और ये तो ऐसा पॉइजन है जब ये खाने के साथ मिक्स होता है तभी रिएक्ट करता है। और फिर सन्नन एक पाउच को जैस्मिन को दिखाते हुए बोल रहा होता है, ये एक एंटीडोट है जो मैंने उस वेट्रेस से चुराया है, और हम इस चीज को खाने के ऊपर डाल के आराम से खा सकते हैं। और फिर जैस्मिन सन्नन से बोलती है, तुम्हें कैसे पता था कि वो एक असैसिन है? और सन्नन बोलता है, अरे ये तो बस एक लकी गैस था। और ये सुन के जैस्मिन मुंह फुलाते हुए बोलती है, ठीक है तुमको नहीं बताना तो है। और तभी हम देखते उस रेस्टोरेंट के गेट के अंदर से एक आदमी घुसता है केव पहन के, और वो सीधा सन्नन और जैस्मिन की तरफ बढ़ने लग जाता है। और फिर उन दोनों के पास आके बोलता है, मैं चार्ली हूँ और तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा रसेल, और ये जैस्मिन है ना? अब वो सुन के जैस्मिन बोलती है, रुको तुम, एक आदमी अचानक से आ गया तो तुम कैसे प्रूव करोगे अपने आइडेंटिटी को? और फिर चार्ली सन्नन से बोलता है, इसको बताओ तुमने मेरे आइडेंटिटी को कैसे कंफर्म करा? फिर सन्नन बोलता है, एक आदमी जो बार के अंदर अपने मुंह को ढक के आया, और फिर इस बार के अंदर एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसने उसकी तरफ मुड़ के देखा, तो इसका मतलब यही था कि वो रेगुलर है इस बार में, और एक मिस्टीरियस आदमी हमारे बिल को पे कर रहा है इस सिटी में, तो वो चार्ली के अलावा और कौन हो सकता है? ये सुन के चार्ली बोलता है, नॉट बैड। और फिर वहां से जाते हुए बोलता है, तुमने मेरे पहले टेस्ट को पार कर लिया है, तो अब तुम लोग मेरे साथ काम कर सकते हो। ये सुन के जैस्मिन बोलती है, टेस्ट? और तुम ही हो जिसने उस पॉइजन को दिया था अपने टीममेट्स को ना? और फिर ये सुन के चार्ली बोलता है, तुम उस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं थे, और अगर तुमको एक क्वालिफाइड इन्फोर्सर बनना है तो तुमको बहुत ही जल्दी सोचना होगा अगर तुम मरना नहीं चाहते यहाँ पे। तो चलो अब मेरे साथ, मैंने सेकंड फ्लोर में एक रूम को बुक कर रखा है हमारे लिए। और हम देखते हैं वो तीनों एक रूम के अंदर आ जाते हैं, और फिर चार्ली उन दोनों को बोल रहा होता है, हम लोग बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रॉयर का सामना कर रहे हैं इस बार, और वो रियल दुनिया में बहुत ही फेमस स्कॉर्पियन मर्सिनरी रेजिमेंट का मेंबर है। ये सुन के जैस्मिन बोलती है, स्कॉर्पियन मर्सिनरी रेजिमेंट, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? और फिर सन्नन बोलते हैं, ये बहुत ही फेमस डिस्ट्रॉयर ऑर्गेनाइजेशन है, और ये पूरे दुनिया भर में फेमस है, और उन लोगों का मेन फोकस होता है गेम के बैलेंस को खराब करना, और वो लोग हमेशा मेजर रोल को ही लेते हैं, और उन लोगों का एम होता है अपने ओपोनेंट को किसी भी तरीके से डिफीट करना, और उसके लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, और उनका हर एक मेंबर वांटेड टेररिस्ट है, और अगर उनके बारे में थोड़ा सा भी पता लगा तो फिंगर ऑफ गॉड तुरंत एक्टिव होके उनको तबाह कर देगा। ये सुन के जैस्मिन बोलती है, OMG, और चार्ली बोल रहा होता है, नॉट बैड। और फिर चार्ली उन दोनों को बोलता है, हम यहाँ पे एक ड्रैगन किंग का सामना करने वाले हैं इस ड्रैगन एज में, और उसका बॉडी स्ट्रक्चर लेवल 4 का है, और वो एक ड्रैगन फॉर्म और ह्यूमन फॉर्म में अपने मन मुताबिक चेंज हो सकता है, और वो अभी तक पब्लिक के बीच में नहीं आया है क्योंकि वो एक डिवाइन कमांडमेंट ड्रिंक को ढूंढ रहा है जिसका यूज करके सच कंपनी ने इस ड्रैगन एज वर्ल्ड को बनाया है, और अगर उसने इस डिवाइन ड्रिंक को ढूंढ लिया तो फिर वो इस ड्रैगन एज को पूरी तरीके से तबाह कर देगा, वो भी एक चुटकी में।
और अगर वैसा होता है तो हमारा मिशन बुरी तरीके से फेल हो जाएगा। जैस्मिन ये सुन के चार्ली से बोलती है उन लोगों ने इतना डेंजरस चीज को अलाउ ही क्यों करा इस वर्चुअल दुनिया में। और फिर चार्ली बोलता है मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को लगता है ये कोई फॉली पार्ट होगा गेम के कंपनी का। और दूसरी तरफ सैंडन सोच रहा होता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपने रॉ डाटा का इस्तेमाल करके ऐसा कुछ बनाएंगे जिससे कि पूरा वर्चुअल दुनिया तबाह हो सकता है। और ये तो पूरा जेड बटरफ्लाई की तरह है जो कि अर्थ ऑयल में था, और जो भी उस रिंग को हासिल कर लेगा उसके पास पूरा ताकत आ जाएगा इस ड्रैगन एरा का, और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल बन जाएगा। और तो मैं चार्ली उन दोनों से बोलता है हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला कि हम उस ड्रैगन किंग को जान से मार डाले डिवाइन पनिशमेंट का यूज करके, लेकिन उसके लिए कुछ लोगों की कॉर्पोरेशन की जरूरत पड़ती है, और अगर तुम दोनों मेरी मदद करोगे तो ये आराम से हो जाएगा। और दूसरा रास्ता यह है कि हम उस डिवाइन कमिटमेंट रिंग को ढूंढे और उसका यूज करके हम उस ड्रैगन किंग को जान से मार डाले। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी मुश्किल है क्योंकि वो डिवाइन कमिटमेंट रिंग कहीं भी गिर सकता है, और वो चीज खुद कंपनी को भी नहीं पता कि वो दिखता भी कैसा है, तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा हमारे लिए उसको ढूंढना। और ये सुन के सनरन बोलता है हाँ ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि इतने ज्यादा डेटा के अंदर हम किसी ऐसे चीज को ढूंढे जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, तो इससे अच्छा यही होगा कि हम जाके उस ड्रैगन किंग को मार डाले। और मैं किसी भी चीज को ढूंढने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। और फिर सनरन चार्ली से बोलता है वैसे क्या तुम्हें गेम कंपनी ने बताया इस वर्ल्ड के क्रिएशन के बारे में या फिर किसी लोकल लेजेंड ने। और फिर चार्ली बोलता है लोकल लेजेंड ने मेरे को ये सब बताया। और ये सुन के सनरन बोलता है ये तो हमारे लिए एक सिग्नल है कि वो डिवाइन आर्टिफैक्ट लोकल लेजेंड के वर्ल्ड में है, और वैसे ये एक सबूत है कि किसी ने उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को पहले पा लिया था और उसकी मदद से उसने बहुत ही अच्छे काम करे थे, और तभी वो लेजेंड इस टाइम में अभी भी सर्वाइव कर रहा है। तो इस चीज को अपने दिमाग में रख के हम मिथ, लेजेंड और एशियंट टाइम के रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं इस दुनिया के। और ये सुन के चार्ली बोलता है ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा बुक है तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा हमें उसे ढूंढने में। और फिर सनरन बोलता है मैंने इस वर्ल्ड के स्ट्रक्चर को याद कर लिया है और ये उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे 3 मेन टियर है अपर क्लास में, और अगर हम नोबिलिटी को साइड में रखे तो फिर दोनों रिलीजियंस और सॉर्सरी बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है हिस्ट्री से। और जो सॉर्सरर है जिनको ट्रूथ सीकर के नाम से जाना जाता है वो लोग बहुत ही ज्यादा वैल्यू देते हैं हिस्ट्री के ट्रूथ को, और अगर हमको कुछ पता करना है हिस्ट्री के बारे में तो हमें उन्हीं सॉर्सरर से जाके पूछना चाहिए। अभी चार्ली बोलता है जो सॉर्सरर अकेडमी है वो आर्गियस पीक में है, और वहाँ पे वो इनकम्बीडियंट आर्कमेज मिलते हैं, और वहीं पे सर्ज कंपनी का जादुई छड़ी है जो कि वहाँ पे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास करा जाता है, और वो एक ऐसा डिवाइन वेपन है जो कि लेवल 4 का मैजिक कास्ट कर सकता है वो भी तुरंत, और वो एक ऐसा सर्विस है जो कि सर्ज कंपनी अपने VIP प्लेयर्स को ही प्रोवाइड करते हैं। और जब से इस ड्रैगन एरा का क्रिएशन हुआ है तब से वो मैजिकल छड़ी कहीं गायब हो चुका है, और क्लाउड सिटी से आर्गियस पीक का रास्ता 3000 लीग है, और रास्ते के बीच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और मेरे को गारंटी भी नहीं दे सकता कि हम उस समर प्लेस में सेफली पहुंच भी जाएंगे। और ये सुनकर सनरन बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, और वो दोनों बोलते हैं क्या, और सनरन बड़े मजे से बोलता है चलो पहले मर जाते हैं। ये सुनकर दोनों जने बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और जैस्मिन बोलती है डाई क्या मतलब है तुम्हारा। और फिर सनरन बोलता है अगर हम मर जाएंगे तो हमको न्यू बॉडी मिल जाएगा। और फिर सनरन उनको समझाता है जब कोई प्लेयर अपना गेम खत्म कर देता है तब उनकी बॉडी को गेम कंपनी किसी इन्फोर्सर को दे देता है उनके मिशन पूरा करने के लिए। तो हमको बस इतना सा करना है कि हमको 3 ऐसे बॉडी को ढूंढना है जो कि समर प्लेस के आसपास हो, फिर हमारे कॉन्सिस्टेंस को उन बॉडीज में ट्रांसफर करना होगा, और जिससे कि हमारा ट्रैवलिंग टाइम बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। और वो सुन के जैस्मिन सोचते हुए बोलती है अच्छा ऐसा। ऑफिस सीन चेंज होता है, हम देखते हैं चार्ली दरवाजे से अंदर आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है मैंने उन लोगों से बात कर लिया है और जायंट ईगल भी एग्री हो गया है हमारे वेपन को यहाँ से आर्गियस पीक तक पहुँचाने के लिए, और तो फिर हमें इस बॉडी की और ज्यादा जरूरत नहीं है अब। और फिर चार्ली अपने स्वॉर्ड को उन दोनों के सामने रख के बोलता है प्लेयर के गेम एक्सपीरियंस को अफेक्ट न पड़े उस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं तुम दोनों की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और फिर मैं भी सीक्रेटली सुसाइड कर लूंगा जिससे कि इन्फोर्सर्स के गाइडिंग प्रिंसिपल को कोई फर्क ना पड़े। और वो देख के जैस्मिन थोड़ा डर जाती है, और फिर वो बोलती है रुक जाओ वो लोग हमको टेलीपोर्ट क्यों नहीं कर देते या फिर हमको एक ड्रैगन में क्यों नहीं बदल देते जिससे कि हम वहाँ पे उड़ के चले जाए, ये ज्यादा आसान नहीं होगा हमारे लिए। ये सुन के सनरन बोलता है टेलीपोर्टेशन का यूज करके गेम बैलेंस खराब हो जाएगा और उससे गेम सर्विस को भी अफेक्ट होगा, और ऐसा पहले लोग करते थे लेकिन अब इस चीज पे रोक लगा दिया गया है, और किसी चीज में ट्रांसफॉर्म होना भी बैन कर दिया गया है क्योंकि प्लेयर्स को थोड़ा दिक्कत हो सकता है अडेप्ट करने
इंडिया में रियल वर्ल्ड में जब वो वापस जाएंगे वहाँ पे। और ये सुन के जैस्मिन बोलती है ठीक है फिर। और फिर चार्ली उससे बोलता है क्या तुम मरने के लिए रेडी हो अब? और वो सुनते ही जैस्मिन रोने लग जाती है और वो बोलती है थैंक यू रसेल। और फिर सनरन बोलता है यू आर वेलकम। और उतने में चार्ली उन दोनों को मार देता है। और उतने में हम देखते सनरन वापस से लॉबी में पहुंच चुका होता है। और वो देख के सनरन बोलता है तो अच्छा ऐसा दिखता है ड्रैगन एरा का वेब स्पेस। और मेरे पास अभी 0.1 सेकंड बचा है। लेकिन उतना टाइम में मैंने पूरे इस गेम के फ्लो को और उसके पूरे अपीयरेंस को मेमोराइज कर लिया है अच्छे से। और इस गेम को हाई एडमिनिस्ट्रेटर राइट प्रोटेक्ट करता है और वो बहुत ही हाई डेटा फ्लो को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो मैं श्योर हूँ आर्गस पीक में भी बहुत ही ज्यादा डेटा कवर हो रहा होगा और वहीं पे बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है उस डिवाइन रिंग के होने का। तो मेरे को जल्दी से उस डिस्ट्रॉयर के पहले उसको ढूंढना होगा। और तो बोलती हम देखते हैं सनरन एक बहुत ही बर्फीले पहाड़ में टेलीपोर्ट हो जाता है। ऑफिस वो देख के सनरन बोल रहा होता है यार यहाँ तो बहुत ही ज्यादा ठंडा है। और तभी हम देखते सनरन के साइड में और एक आदमी होता है। उसको देख के सनरन बोलता है चार्ली। और वो आदमी रोते हुए पीछे मुड़ता है और बोलता है रसेल। और उसको देख के सनरन समझ जाता है कि वो चार्ली नहीं होता, वो असल में जैस्मिन होती है। और उसको गेम वालों ने आदमी के बॉडी में ट्रांसफर कर दिया होता है। और फिर जैस्मिन जाके तुरंत ही सनरन से लिपट जाती है और उसको बोलती है थैंक गॉड कि तुम आ गए और मेरे को इन लोगों ने एक आदमी के बॉडी में टेलीपोर्ट कर दिया है। और मेरे को बहुत ही ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है वो लंबा सा मीट मेरे टांगों के बीच फील करके। अभी सनन उससे बोलता है अरे तुम ठीक हो जाओगे और तुम इस चीज को एक न्यू एक्सपीरियंस कंसीडर कर सकते हो। और तुम हम देखते साइड से चार्ली बहुत ही तेज खांस रहा होता है और फिर चार्ली उनके पास आके बोलता है जो हायर अप से उनको शायद जैस्मिन के बॉडी के हिसाब से कोई सुटेबल होस्ट नहीं मिला होगा, तभी उन लोगों ने इसको इस आदमी के बॉडी में ट्रांसफर कर दिया होगा। और फिर जैस्मिन बोल रही होती है इस बॉडी में मेरे को जरा से भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। तो फिर अभी जल्दी से समर पैलेस चलते हैं और जल्दी से हमारा मिशन को खत्म करते हैं। और फिर सनन बोलता है थोड़ा देर और इंतजार करो, हमारे वेपन्स आते ही होंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा टफ होगा उन सारे बीस्ट का सामना करना, वो भी बिना किसी वेपन के। ये सुन के जैस्मिन बोलती है ठीक है। उतने में हमारा सनन मन ही मन सोचता है वो जो डिवाइन कमिटमेंट रिंग है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया था और फिर उनमें से एक पीस पक्का इस आर्गियस पीक पे ही होगा। और अगर मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं है तो वो जो सर्ज का मैजिकल स्टाफ है वो ही पक्का एक फ्रेगमेंट होगा। तो मैं उस छड़ी को ड्रैगन किंग के हाथों में किसी भी हालत में नहीं देने जा सकता। और तब चार्ली सनन से बोलता है रसेल हमारा वेपन आ चुका है। और ये सुन के सनन बोलता है ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। और उतने में वो तीनों जने देखते हैं कि आसमान से 2 बड़े बड़े ड्रैगन उड़ के आ रहे होते हैं उनकी तरफ। और वो देख के चार्ली बोलता है डैम यार ये लिजर्ड हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, तो जल्दी से जाके एक शेल्टर ढूंढो। और इतना बोलते वहाँ से भागने लग जाते हैं और वो ड्रैगन उन्हीं के पीछे आने लग जाते हैं। वो देख के चार्ली बोलता है उन लोगों ने हमको ढूंढ लिया है। और फिर हमारा सनन बोल रहा होता है यहाँ पे कोई जगह नहीं है छुपने के लिए और हम बस अभी यही कर सकते कि एक गड्ढा खोद के बर्फ के अंदर उसी के अंदर छुप सकते हैं। लेकिन उतने में वो ड्रैगन अपने पावर का इस्तेमाल करके ऊपर पहाड़ी के ऊपर मारता है, उससे एक बहुत ही बड़ा एवेलांच आ जाता है। और वो देख के सनन बोलता है शिट इस ड्रैगन ने एक एवेलांच को ट्रिगर कर दिया है। और तो हम देखते हैं चीन ये सब अपने मॉनिटर में देख रहा होता है और उसका एजेंट चीन से बोलता है सर लगता है किसी ने हमारे प्लान को लीक कर दिया है और डिस्ट्रॉयर जिन ड्रैगन को कंट्रोल करता है वो अब आर्गियस पीक पे आ चुके हैं। और वो सुन के चीन बोलता है क्या? और फिर चीन मनी मन सोच रहा होता है हम जिस डिस्ट्रॉयर के साथ सामना कर रहे हैं उसने तो हमारे हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन को भी सरपास कर दिया है। और फिर चीन बोल रहा होता है तुम लोग पास थोड़ा होल्ड करो वहाँ पे। और हम देखते हैं जैस्मिन उनको देख के चिल्लाती है हमारा सनन वहाँ पे गड्ढा खोद रहा होता है। और चार्ली बोल रहा होता है हमारा यहाँ से अब कोई भागने का चांस ही नहीं है, जब तक हमारा बॉडी सेफ है तो हम वापस से रिवाइव हो सकते हैं। और फिर चार्ली सनन को गड्ढा खोदता हुआ देख उससे बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें सही में लगता है क्या कि तुम एक छोटा सा गड्ढा खोद दोगे और हम उसी के अंदर छुप के फंस जाएंगे? अभी हम देखते सनन ने छोटा सा गड्ढा खोद दिया होता है और वो बोल रहा होता है ये काम कर जाएगा। और तुम्हें हम देखते वो एवेलांच आके उन तीनों को हिट कर देता है और वहाँ पे पूरा बर्फ से भर जाता है। और ये सब वो दोनों ड्रैगन देख रहे होते हैं और उनमें से एक ड्रैगन बोलता है उन इन्फोर्सर्स के बॉडी को गार्ड करते रहो और जितने बार भी वो रिवाइव होके आए हर बार उनको मारते रहो भले ही कुछ भी हो जाए। और रही मेरी बात मैं जाऊंगा अभी समर पैलेस में उस कमेंटमेंट रिंग के फ्रेगमेंट को ढूंढने के लिए। और तब बोलते है वो ब्लू वाला ड्रैगन वहाँ से उड़ जाता है और वो ब्लू वाला ड्रैगन ही ड्रैगन किंग होता है। और वो सब देख के जो एजेंट होता है चीन से बोलता है चीफ ड्रैगन किंग समर पैलेस की तरफ जा रहा है। अब चीन बोलता है डिवाइन पनिशमेंट को समर पैलेस के पास एक्टिव कर दो और इन एनफोर्सर्स को रिवाइव कर दो दोबारा से। और फिर वो एजेंट बोलता है ठीक है सर। और उतने में चीन मनी मन सोचता है और समर पैलेस के ऊपर जितने भी सॉर्सर्स है वो
सारे VIP प्लेयर्स है, और गलती से भी अगर उन लोगों के साथ कुछ भी हो गया या समर पैलेस भी डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर पूरे कंपनी का रेपुटेशन जमीन में मिल जाएगा और फिर मेरा जॉब से भी हाथ धोना पड़ेगा मेरे को। और भले ही वो सर्च स्टाफ लेवल 4 का हो उस समर पैलेस के अंदर, लेकिन हमारे अपोनेंट का बॉडी भी लेवल 4 का बना हुआ है और हम लोग बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रॉय के साथ सामना कर रहे हैं अभी। तो अभी हम बस प्रे ही कर सकते हैं कि वो डिवाइन कमिटमेंट रिंग का पार्ट वहाँ पे ना हो। और तुम हम देखते हैं सनरन को वो बहुत ही ज्यादा घायल होता है और उसने अपने आइस स्टिंग का यूज करके एक शील्ड बना लिया होता है खुद के लिए, और वो बोल रहा होता है इसके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है तो मेरे को जल्दी से बाहर निकलना होगा यहाँ से। और तुम हम देखते हो उस लाल ड्रैगन को वो अपने आँख का इस्तेमाल करके सारे बर्फ को पिघला रहा होता है, और तुम्हें सनरन उस बर्फ के अंदर से निकल के आता है और आता ही वो अपने गॉड गेज स्किल का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन को देखने लग जाता है। और वो देख के वो बोल रहा था शिट, इस ड्रैगन ने तो आधे से ज्यादा बर्फ को पिघला दिया है और ऐसे तो वो उनकी बॉडी को जल्दी ही ढूंढ लेगा, और जिस पल वो ड्रैगन इनकी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा तो उनका गेम भी खत्म हो जाएगा तुरंत, और फिर उनको एक न्यू कैरेक्टर के साथ लॉग इन करना पड़ेगा गेम में। तो फिर मेरे को किसी भी हालत में उस ड्रैगन का ध्यान भटकाना होगा अपनी तरफ। और तब बोलते ही सनरन अपने आइस स्टिंग से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उस अटैक से ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता। और फिर उधर से सनरन उस ड्रैगन को बोल रहा होता है लिजर्ड यहाँ पे आओ, और सनरन को देख के वो ड्रैगन बोलता है एक इन्फोसरत। और फिर वो ड्रैगन अपने आग से सनरन के ऊपर हमला कर देता है और वो बोल रहा होता है मेरे को ऐसा लग रहा है तुमको मरने की बहुत ही ज्यादा जल्दी हो रहा है, तो क्यों ना मैं तुम्हारी मदद कर दूं। लेकिन तभी सनरन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एक बैरियर बना देता है और उसके उस आग वाले हमले को रोक देता है। अब वो देख के हेडक्वार्टर में चीन और वो एजेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। चीन बोलता है ये जो बंदा है सनरन नाम का, ये ऐसा कैसे कर रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा टॉप लेवल के स्किल को कास्ट कर रहा है, और यहाँ तक कि उसने तो उस ड्रैगन के ऑरा को भी झेल लिया है और उसको अपने पास भी आने से रोक लिया है। और तब सनरन उन दोनों से बोलता है हे वहाँ पे बस बैठ के देखते ही मत रहो, जल्दी से चार्ली को रिवाइव करो, और अगर तुम लोग गरीब नहीं होना चाहते हो तो जल्दी से मेरे को कुछ हाई लेवल स्पेल दे दो। और ये सुनती दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और फिर उसके बाद चीन कंप्यूटर में कुछ करने लग जाता है और वो बोल रहा होता है इस फाइट के सक्सेस से ही हमारे कंपनी का फ्यूचर डिसाइड होगा। और फिर चीन बोलता है तो अब मैं ऑल इन जा रहा हूँ और मैं अपने अकाउंट का इस्तेमाल करके तुमको एक स्पेल दे रहा हूँ। और तो बोलते ही चीन सनरन को एक नया स्पेल दे देता है, और दूसरी तरफ चार्ली और जैस्मिन दोनों जन ही रिवाइव हो जाते हैं। और हम देखते सनरन अपने छड़ी को हवा में करके बोल रहा होता है ये कुछ तुमने अच्छा करा है बॉस सर्ज। और फिर सनरन उस ड्रैगन से बोलता है हे चिपकली, और तो वो ड्रैगन किंग उस लाल ड्रैगन को टेलीपैथी से बोलता है अटेंशन गेम मैनेजमेंट ने एक स्पेल डेटा को ट्रांसफर करा है एक इन्फोर्सर को। और वो सुन के वो लाल ड्रैगन सोच रहा होता है मैं लेवल 3 के स्पेल से इंजर्ड हो सकता हूँ और कोई चांस ही नहीं है कि लेवल 2 का मेज कोई लेवल 3 का स्पेल कास्ट करे, लेकिन इसने तो अपने फॉरेस्ट रूइन का इस्तेमाल करके मेरे ऑरा को रोक लिया था, तो फिर अब मैं इसके कोई भी स्पेल कास्ट करने से पहले मैं इसको मार दूंगा। और भी उतने में सनरन दो स्पेल कास्ट करने लग जाता है। वो देख के वो एजेंट बोलता है ये आदमी तो एक साथ मल्टीटास्क भी कर सकता है और इसको तो कुछ सेकंड ही लगे उस लेवल 2 के स्पेल को सीखने के लिए। और फिर चीन बोलता है देखा जाए तो किसी भी प्लेयर के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है 2 स्पेल को एक साथ कंट्रोल करना और इसको इतनी जल्दी सीखना, लेकिन अगर ये ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसने बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करा होगा डेटा कंट्रोल सीखने के लिए। अब मैं श्योर हूँ इसको बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट मिल रखा होगा। और तो हम देखते हैं बर्फ के अंदर से चार्ली और जैस्मिन भी निकल के आ जाती है और वो बोल रहे होते ओ फाइनली हम जिंदा हो गए। अभी चार्ली देखते हैं सनरन उस ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा होता है और वो बोलता है सनरन के साथ क्या चल रहा है, उसने तो उस ड्रैगन के अटैक को ही डाइवर्ट कर दिया है। लेकिन जैस्मिन बोलती है चार्ली जल्दी करो, हमको उसकी मदद करनी चाहिए। और फिर चार्ली बोलता है हमारा वेपन कहाँ है, मेरा ड्रैगन डिवाइस ही एक तरीके से खतरा है उस ड्रैगन के लिए। और तो मैं वो देखता है उसका ड्रैगन डिवाइस बर्फ के अंदर होता है दूर, और फिर चार्ली भागने लग जाता है अपने स्वॉर्ड की तरफ। अब पीछे से जैस्मिन बोलती है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, और इतना बोलते ही वो चार्ली के डुप्लीकेट बना देती है। और वो देख के चार्ली बोलता है ये क्या है मेरे क्लोन्स, चलो ये अच्छा है अगर वो ड्रैगन मेरे को देख भी लेता है लेकिन वो मेरे असली आइडेंटिटी को नहीं पहचान पाएगा, और उसने तो मेरे ड्रैगन डिवाइस का भी क्लोन बना दिया है। और जैस्मिन तो बहुत ही ज्यादा रिलायबल है ऐसा खतरनाक सिचुएशन में भी। और तो वो ड्रैगन उन दोनों को भी नोटिस करता है और वो बोलता है डैम दूसरे इन्फोर्सर्स भी रिवाइव हो चुके हैं और मैं उसको उसके वेपन तक नहीं पहुंचने दे सकता। और वो ये सब बोल ही रहा था कि उसमें पीछे से सनरन बोलता है और फिर सनरन अपना अल्टीमेट अटैक करते हुए बोलता है ये लो लिजर्ड मेरा अल्टीमेट अटैक।
और हम देखते वो ड्रैगन हवा में होता है और फिर वो सनरन को देख के बोलता है डैम इट, और उतने में सनरन अपने अल्टीमेट अटैक से उस पर हमला कर देता है और उसका अल्टीमेट अटैक आइस स्टिंग से बना हुआ होता है और वो अटैक सीधा जाकर उस ड्रैगन के मुंह पे जाके लगता है। लेकिन वो अटैक इतना ज्यादा फीका होता है कि उस ड्रैगन को उससे कोई असर नहीं होता। वो ड्रैगन भी बहुत हैरान हो जाता है और वो देख के चीन का फट जाता है। वो बोलता है अल्टीमेट अटैक माई एस, इसने तो बहुत सारे आइस स्टिंग को मिला के एक अटैक बना है बस। डैम यार, मैं इतना ज्यादा पागल हूँ, मैंने सड़े से अटैक के लिए मेरे 10,000 क्रेडिट पॉइंट को खर्च कर दिया और मेरे को जरा सा भी एहसास नहीं हुआ, ये तो बस टाइम को बाय करने के लिए सब कर रहा था अभी तक। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उस ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने नाक के अंदर से आग निकालते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की यहाँ। और फिर वो ड्रैगन चार्ली के ऊपर अपने आग के गोले से हमले कर देता है और वो बोल रहा होता है अब तुम जरा से भी हिम्मत मत करना उस वेपन के ऊपर अपने हाथ देने की। और हम देखते हैं चार्ली अपने वेपन की तरफ उछलते हुए पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन उसके पीछे से वो ड्रैगन आग का गोला मार देता है उसके ऊपर। और वो देख के सनरन बोलता है चार्ली देख के, और वो भी अपना मैजिक कास्ट करके एक बैरियर बना देता है चार्ली के पीछे और फिर उस बैरियर से वो आग का गोला रुक जाता है और दूसरी तरफ चार्ली उस वेपन को ले लेता है अपने हाथों में। और फिर वो ड्रैगन चार्ली की तरफ देख रहा होता है और फिर चार्ली उस ड्रैगन से बोलता है हे ड्रैगन अपने गले को साफ कर लो क्योंकि मेरा ब्लेड तुम्हारे गले को काटने के लिए आ रहा है। और फिर चार्ली चिल्लाते हुए अपने क्लोन के साथ उस ड्रैगन की तरफ बढ़ने लग जाता है अटैक करने के लिए। और पीछे से जैस्मिन भी अपने पावर का यूज करते हुए बोल रही होती है चार्ली मैं तुमको दोबारा से बूस्ट देने वाली हूँ। और फिर वो ड्रैगन चार्ली को बोलता है तुम जैसे मॉर्टल की हिम्मत कैसे हुई मेरे को चैलेंज करने की, तुम शायद मरना चाहते हो है ना। और उतने में चार्ली उछल के ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है और ड्रैगन भी अपने आग से उसके ऊपर हमला कर देता है। और उतने में हम देखते ड्रैगन के पसीने छूट जाते हैं और वो ड्रैगन मनी मन सोच रहा होता है डैम यार मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि रियल वाला कौन सा है और फेक वाला कौन सा है और मैं इसके साथ अभी आमने सामने नहीं लड़ सकता तो मेरे को अभी रिट्रीट कर लेना चाहिए। और तब बोलते वो ड्रैगन वहां से उड़ने लग जाता है, मगर तभी हम देखते हैं सनरन ने आसमान में पहले से एक स्पेल को खास करके रखा होता है और जैसे वो ड्रैगन उस स्पेल को टच करता है आसमान में उस स्पेल के अंदर से नुकीले नुकीले बर्फ निकल के सीधा उस ड्रैगन के पेट में लगता है और ड्रैगन सीधा जाके नीचे गिर जाता है। और वो देख के सनरन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोल रहा होता है मेरे को पहले से ही पता था कि तुम यहाँ से भागने का ट्राई करोगे, तभी मैंने अपने फॉरेस्ट रूइन को आसमान में कास्ट करके रखा था। और ये सुन के वो ड्रैगन गुस्से से चिल्ला के बोलता है अब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन उतने में हम देखते हैं ऊपर से चार्ली अपने डीमन स्वॉर्ड को लेके उसके ऊपर हमला कर देता है और फिर उस ड्रैगन का सर धड़ से अलग कर देता है। और उसके बाद चार्ली जोर जोर से हंस रहा होता है हा बहुत ही ज्यादा ऑसम टीम वर्क था हम लोगों का। और जैस्मिन भी खुशी के मारे उछलने लग जाती है और दूसरी तरफ हमारा फ्यू लेकिन अभी भी एक लास्ट वाला बचा हुआ है और वही सबसे ज्यादा खतरनाक है। और उतने में हमको एक आदमी को दिखाया जाता है और उसी आदमी के पास समर पैलेस का जादुई छड़ी होता है और उस आदमी का नाम आइकन होता है और वो समर पैलेस का आर्कमेज होता है। और उतने में हम देखते हैं आइकन के सामने उस ड्रैगन एरा का सुप्रीम गॉड होता है और वो आइकन को बोल रहा होता है आइकन मैं हूँ डिवाइन एमेसरी सर्जे का सुप्रीम गॉड और मैं यहाँ पे तुमको भगवान की इच्छा बताने के लिए आया हूँ। और उतने में हमको समर पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं आइकन बहुत सारे लोगों के साथ बैठा हुआ होता है और फिर आइकन के साइड से एक आदमी बोलता है माय लॉर्ड आप उठ गए। और फिर आइकन उन सभी लोगों को बोल रहा होता है एक आदमी जो कि सुप्रीम गॉड बताता है उसने मेरे को बोला है जो ड्रैगन किंग है उसने सुप्रीम गॉड को धोखा दे दिया है और फिर समर पैलेस में जल्दी अटैक होने वाला है उस ड्रैगन किंग के द्वारा। और ये सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग बोलते हैं क्या ड्रैगन किंग ये तो आज तक के इतिहास को सबसे भयानक अपोनेंट है जिससे कि आज तक हमने लड़ा होगा कभी। और वो लोग बोल रहे होते हैं सुप्रीम लॉर्ड हमारे ऊपर कृपा करिए और हमको इस ड्रैगन किंग से लड़ने की शक्ति दीजिए। और तभी आइकन उन सबसे बोलता है तुम सब चिंता मत करो, डिवाइन एमेसरी ने मेरे को बताया कि जल्दी यहाँ पे एक ड्रैगन स्लेयर आने वाला है हम लोगों की मदद करने के लिए। और फिर आइकन अपने पावर का यूज करके देखता है कि ड्रैगन किंग ने सही में वहाँ पे हमला कर दिया होता है। और वो देख के आइकन बोलता है पहले मेरे को तो लगा था कि वो आदमी मेरे से झूठ बोल रहा है लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि डिवाइन एमेसरी सही बोल रहा था। और फिर आइकन उन सबसे बोलता है कि टाइम हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है तो फिर जल्दी से जाके हमारे डिफेंस फॉर्मेशन को तैयार करो और तुम चार जाके बैरियर को संभालो, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए समर पैलेस के। और ये सुन के वो सही लोग बोलते हैं हाँ ठीक है हम लोग समझ गए। और फिर आइकन बोलता है मैं जाके मिलूंगा उस ड्रैगन किंग के साथ। और फिर हम देखते हैं वो समर पैलेस के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो एक बैरियर बना देते हैं उस ड्रैगन किंग के अटैक को रोकने के लिए।
तो इसके आगे अब क्या होगा? क्या आर्केन उस ड्रैगन किंग को रोक पाएगा या फिर सनरन यहाँ पे टाइम पे पहुंच पाएगा इन लोगों को बचाने के लिए? ये सब जानेंगे हम अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज जो भी नए हैं चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। बाय बाय।